वो एग्ज़ाम जब मुनक्किद हुआ तो पूरे शहर से मैं पहला कैंडिडेट था जिसने उस एग्ज़ाम को कामयाब किया था। और क्वारंटाइन हो जाना ये स्टूडेंट लाइफ का सबसे अहम पार्ट है। जैसे मूवीज़ आती है, चाहे आप रॉडी राठौड़ की मिसाल देख लीजिए, सिंघम को देख लीजिए, और पूरे 5 सालों में तकरीबन 25 से 27 लाख रुपया गवर्नमेंट वो देती है। गौतम बुद्ध के जो नज़रियात है वो पाली ज़ुबान में अशोक सम्राट ने पेश किए हैं। स्टूडेंट्स को समझाने के लिए बताते हैं, उसमें कोई जुमला था, ठाकुर तो गयो, है ना। तो वो जो है वो यही ब्रिज भाषा है। राम उस वक्त तक मौजूद रहेंगे, पुरुषोत्तम राम उस वक्त तक मौजूद रहेंगे जब तक मर्यादा मौजूद रहेंगी। और सैयद मोहम्मद अशरफ हिंदुस्तान की वो वाहिद शख्सियत है जिन्होंने उर्दू ज़ुबान में सबसे पहले यूपीएससी एग्ज़ाम को कामयाब किया है। तो सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान में उर्दू ज़ुबान से सबसे पहले उन्होंने कामयाब किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम अपने इस पॉडकास्ट में आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जो बैक वक्त डॉक्टर भी है, टीचर भी है, मुसन्निफ़ भी है, जर्नलिस्ट भी है, अदीब भी है, ख़तीब भी है, और भी बहुत सारी सलाहियतें अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई है। फरमाया गया कि हर शख्स अपनी ज़ुबान के पर्दे में छुपा होता है। जब ज़ुबान खुलती है, जब वो हम कलाम होते हैं, तो उनका तारुफ़ ख़ुद ब खुद हो जाता है। और इंशाअल्लाह ताला अभी जब वो बोलेंगे तो आप ख़ुद उससे अंदाज़ा करेंगे कि इस शख्स को अल्लाह ताला ने कितना नवाजा है, कितनी इनायतें रब ताला ने इस शख्स पर की है। मेरी मुराद डॉक्टर अताउर रहमान नूरी साहब से है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, कैसे मिजाज है आपके? जी शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं दुआ गो हूँ बारगाह समदियत में कि जिन तमहीदी कलमात का आपने इस्तेमाल किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन औसाफ़ व ख़साइस हमारी ज़ात में पैदा फरमाए। आमीन। वरना यह है कि मन आनम न मन दानम, बस कोशिश है और उस कोशिश को मुकम्मल करने की इंशाअल्लाह ताला ताहयात कोशिश रहेंगी। इंशाअल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी के हवाले से अभी तक इन्होंने क्या क्या ज़िंदगी के उतार चढ़ाव देखे हैं, और भी बहुत सारी इल्मी बातें और इल्मों के हवाले से, इनकी एकेडमी के हवाले से, ख़ुद इनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी बातों को हम सुनेंगे ख़ुद डॉक्टर अताउर रहमान नूरी साहब की ज़ुबानी। तो उम्मीद है कि आप इस पॉडकास्ट को आगे देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। सर की बातों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारी गाइडलाइंस इंशाअल्लाह ताला हमें मिलेगी, तो आप लोग देखते रहें। तो सर, सवालात का सिलसिला शुरू किया जाए। सर, बचपन के हवाले से हम खुद भी और आपके जो फैंस हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं और हमारे नाज़रीन यकीनन जानना चाहेंगे कि बचपन आपका कैसा था, थोड़ा सा बताएं। फ़ैन्स तो बड़े लोगों के होते हैं, अपने तो अभी ख़ुद तालिब इल्म है और तालिब इल्म का ज़माना जो है वो अभी भी तसलसल के साथ जारी है। बचपन कह लीजिए या नौजवानी कह लीजिए, वो तदरीस के हवाले से, तालीम व ताल्लुम के हवाले से, हुसूल इल्म के हवाले से उसी में सर्फ़ हुआ है। इब्तिदाई तालीम जो है दारुल उलूम अज़मत मुस्तफ़ा, वहाँ से हमने हासिल की। उसके बाद असरी उलूम में मुनहमिक हो गए, 10वीं जमात, 12वीं जमात, फिर बीए में भी हम्दिल्लाह ताला पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप करना, एमए में इम्तियाज़ी नंबरों से कामयाबी हासिल करना। तो बचपन के जो अय्याम होते हैं उमूमी तौर से खेल कूद के हवाले से, घूमने फिरने के हवाले से, ज़िंदगी ने इतना मौका ही नहीं दिया कि अय्याम लड़कपन में उन सारी चीज़ों से महजूज़ हो सके। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है, मेरा ऐसा ख़याल है कि अगर पूरी जनरेशन में एक शख्स भी तालीम हासिल करता है और उसकी कुर्बानियों के ज़रिए से अगर उसका पूरा ख़ानदान सजता है, संवरता है या आगे बढ़ता है, या मैदान तालीम में सब लोगों का ज़ौक़ उसको देखकर परवान चढ़ता है, तो ऐसे शख्स को कुर्बानी देने से गुरेज़ नहीं करना चाहिए। और अब तक तकरीबन 22 से 25 साल का अरसा हो चुका है, रिश्ता जो है किताबों से बना हुआ है, और यही दुआ भी है कि आखिर उम्र तक किताबों के साथ मोहब्बत और रग़बत बाकी रहे।
गालबन आप ही ने एक आपकी जो किताब पर हमने एक शेर दर्ज किया था, मेरी अक्सर किताबों पर वो जी जी शेर दर्ज होता है। वो आपकी तहरीर में भी और अक्सर आपके जो दीनी खिताब होते हैं उसमें भी कई जगह आप उसको कोट करते हैं। जी 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 जी। हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन हमारा, मरेंगे हम किताबों पर, वरक होगा कफन हमारा। तो यही है, बचपन जो है बस मदरसे में गुजरा, स्कूल में गुजरा, और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक इस नहज पर नाज़रीन, पहुँच गए ये हैं। जो शेर अभी आपने सुना सर की ज़ुबानी, मैं समझता हूँ कि जो सर के फेवरेट अशार होंगे ये उनमें से एक है। और अक्सर हमारे अहबाब, हम लोग जो हमारा जो सर्कल था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी है, तो हम लोग जब भी कोई नई किताब मुताले के लिए ख़रीद कर लाया करते थे, तो चूँकि सर की हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि उर्दू ज़ुबान में हो या इंग्लिश में हो, तो सर की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी। तो हम लोग उनसे ये दरख्वास्त करते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि सर इस पर नाम लिख दीजिए। तो हमारा नाम बिल्कुल अच्छे से सजा सवार कर लिखा करते थे, और किस तारीख़ में, किस डेट पर, किस दिन वो किताब बाय की गई है, ख़रीदी गई है, उसे लिखा करते थे। और उनका ये जो शेर अभी आपने सुना, इसे भी लिखा करते थे। जब भी हम लोग कोई किताब खोलते हैं मुताले के लिए, और जब पहले ही सफ़े पर सर की तहरीर, हमारा नाम और ये शेर नज़र आता है, तो यकीनन इनके लिए दिल से दुआ निकलती है। और फिर जहन में कोई ख्याल चलता हो, कोई गुमान में हम डूबे हुए हो, सर की शख्सियत बिल्कुल निखर कर हमारे सामने आ जाती है, सर बिल्कुल हमारे जहन व ख्याल में आ जाते हैं। तो सर ये तो बचपन के हवाले से आपने मुख्तसर ही सही आपने बहुत अच्छा कहा। सर तालीम आज काफ़ी महंगी हो गई है, तो आपने भी इतना लंबा सफ़र तालीमी तय किया है, तो फैमिली की तरफ से तालीमी सफ़र में फ़ाइनेंशियली सपोर्ट आपको भरपूर मिला हो, या फिर आपकी इसमें मेहनत कुर्बानियाँ रही हो, क्या था वो? शायद मैंने तमहीदी कलमात में इस जानिब इशारा किया था। मेरे ख़्याल से मेरे ख़ानदान में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाला मैं वाहिद हूँ। हाँ, ख़ानदान तो काफ़ी भरा पूरा है, ननियाल की जानिब से, ददियाल की जानिब से, निज़ाम स्टेट से ननियाल का ताल्लुक़ रहा है। हैदराबाद एक्शन के वक्त हम लोग माइग्रेट होकर इस तरफ आए हैं। सर ये किस सन की बात होगी? ये आज़ादी के बाद में आपने तारीख़ में इस चीज़ को पढ़ा होगा कि हिंदुस्तान जो है वो मुख्तलिफ़ मुमलिकतों, रियासतों में बटा हुआ था। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसके बाद इनकलाब 1857 रूनुमा हुआ, और फिर पहली जंग आज़ादी के बाद यानी इनकलाब 1857 के बाद पूरा मुल्क हिंदुस्तान बराह रास्त मल्के बरतानिया के कब्ज़े में चला गया और ब्रिटिशर्स का यहाँ पर राज हो गया। और फिर वो पूरे मुजाहिदीन आज़ादी ने जो तगदौ की है 1947 में, जो हमारे मुल्क को आज़ादी मैसर आई है, तो बहुत सारी सरहदें मिल चुकी थी और बंटवारे का मंसूबा जो है वो पाए तकमील को पहुंच चुका था। लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थी जो हिंदुस्तान में जम होना नहीं चाह रही थी, जैसे जूनागढ़ गुजरात का जो इलाका है, जम्मू कश्मीर, और फिर हैदराबाद का इलाका, वो हिंदुस्तान में शामिल होना नहीं चाह रहा था। तो उस वक्त जो हमारे लौह पुरुष है, आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने दौरे किए हैं, जूनागढ़ से बातचीत की है, उनको मनवाया है। जम्मू कश्मीर में उन्हें स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया, स्पेशल स्टेटस दिया गया, स्पेशल रियासत का दर्जा उनको दिया गया, और इस तरीके से उनको भी शामिल किया गया। और हैदराबाद को भी शामिल किया जा रहा था। उस वक्त फिर बाज़ाब्ता मिलिट्री वहाँ पर आती है, पुलिस एक्शन होता है, तो वो सारे मामला तारीख़ी किताबों में दर्ज है। तो उस वक्त फिर हमारा जो ननियाली ख़ानदान था वो माइग्रेट होता है, और ददियाल की तरफ से जो है वो हमारे जो आबा और अजदाद है, उनका रिश्ता जो है वो एक दरगाह है अंबड़, जालना के आगे एक इलाका है अंबड़, अंबड़ से आगे एक उसे कहते हैं रौना पराड़ा, सैयद अलाउद्दीन अलैहिर्रहमा, ये भी महाराष्ट्र में ही है। हाँ जी, महाराष्ट्र ही में है, और ज़िला जालना से कुछ आगे पर है। वहाँ के यानी लफ्ज़ मुल्ला वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, और बाज़ाब्ता तौर पर हमारा एक ख़ानदानी कब्रस्तान है, यानी एक जनरल कब्रस्तान है जहाँ पर पूरे देहात जो मज़ाफ़ात के लोग उनकी तदफीन होती है, और ये जो मुल्लाओं का जो ख़ानदान है उनके अहबाब की तदफीन उस इलाके में होती है। यानी वो कब्रस्तान मखसूस इन लोगों के लिए है। हाँ जी जी।
लेकिन अब ये जब सानिहा हुआ तो फिर जो है हम लोग माइग्रेट हो गए, और माइग्रेट हो गए तो मेरी पैदाइश तो यही की है, शहर मालेगांव की है, लेकिन आबो और अजदाद जो है उस तरफ से माइग्रेट होकर यहाँ पर आए थे। तो जाहिर है कि जब कोई हिजरत करता है तो बेसरो सामानी के आलम में हिजरत करता है। तो यहाँ पर अब्बू जो थे वालिद मोहतरम, वो हमारे यहाँ जो है सनत पारचा बाफ़ी जिसे हम लूम इंडस्ट्री कहते हैं, कपड़ों की बुनत का काम उसमें होता है, उसके कारीगर थे। और यही है कि उन्होंने बड़ी मुश्किलों से, बड़ी मेहनतों से, यानी कभी समझाया भी, कभी पीटा भी, कभी मारा भी क्योंकि वो देख रहे थे कि जो ज़िंदगी वो जी रहे हैं वो उनके बच्चों को ना झेलनी पड़े, है ना। ये जैसे सर सैयद अहमद ख़ान ने उम्मीद की खुशी में जो तहरीर किया है कि वो बच्चा जो अभी गू गा भी करना नहीं जानता, जो बोलना नहीं जानता, जो गहवारे में सो रहा है, लेकिन उसकी माँ, उसका बाप जो है उससे आस लगाता है कि मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा, ये मेरे ख़ानदान को आगे लेकर जाएगा। तो यही सोच, यही ख्याल वालिद मोहतरम का था। उन्होंने पढ़ाया और फिर वो जो मैंने तमहीदी कलमात में कहा कि अगर एक शख्स कुर्बानी देता है और पूरा ख़ानदान उसकी वजह से इल्मी एतबार से, तालीमी एतबार से, माशी एतबार से, समाजी एतबार से, इमरानी एतबार से अगर वो ख़ुद कफ़ील होता है तो उस शख्स को कुर्बानी देना चाहिए। तो वो फाइनेंशियल सपोर्ट जिसका ज़िक्र आपने किया सवाल में, तो वो ख़ानदान से या कह लीजिए घर से मैसर नहीं आया। यानी अब तो वो बातें जो है अब वो ऐसा लगता है रस्मी बातें मालूम होती है, यानी अब इतनी ज़्यादा लोगों ने आम कर दी है। जैसे मैं खुद ट्यूशन क्लास पढ़ाया करता था और उस वक्त में 5 रुपये हफ़्ता, है ना, 7 दिन का जो हफ़्ता होता है, हम 5 रुपये फ़ी बच्चों से लिया करते थे और इस तरीके से अपनी पढ़ाई का ख़र्च जो है ख़ुद उठाते थे। लेकिन अब ये बातें जो है ना वो बताना थोड़ा सा मायूब मालूम होता है, इसलिए कि हर कामयाब शख्स आता है और अपने जो ज़िंदगी की रोदाद है वो इसी तरह कसम पुरसी की, परेशानी की, मफलूकुल हाली की, मकहूर और मजबूर और लाचारी के बयान करता है। तो जो असली लोग हैं उनको भी लोग फिर शक की निगाहों से देखते हैं। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था IAS ऑफिसर का, और उनके वालिद कह रहे थे कि एक किसान का बच्चा जो है वो IAS ऑफिसर बन गया। फिर मालूम हुआ कि उस किसान की जो ज़मीन है वो 200 एकड़ है। ऐसी गुर्बत तो हमें भी मिल जाए कि किसान का बच्चा भी है और 200 एकड़ ज़मीन भी है। ये कौन सी गुर्बत है? हाँ, तो अब यही है। लेकिन यही है कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, हमने खुद मेहनत की, कभी सिलाई का काम किया, बिहमदी ताला मैं टेलर भी हूँ, कपड़ों की सिलाई भी करता हूँ। ईद के जो त्यौहार वगैरह होते हैं वहाँ पर सिलाई वगैरह करते हैं, ट्यूशन क्लास पढ़ाते हैं, और इस तरीके से फिर आगे बढ़ते बढ़ते हमने हुकूमत हिंद के कुछ इम्तिहानात होते हैं। जब मैं PhD कर रहा था, मेरे टोपी से लेकर मेरे मोज़े तक जो भी ख़र्च है वो हुकूमत हिंद ने उठाया है। वो एक एग्ज़ाम होता है UGC नेट JRF, जो यानी पूरे मुल्क में 6% स्टूडेंट्स उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करार दिए जाते हैं, और उसमें जो टॉप 1% होते हैं उनको JRF मिलता है। यानी माहाना उनको 25,000, 27,000, 32,000, 40,000, ये 10 ओवर के ऊपर डिपेंड करता है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सीनियर रिसर्च फेलोशिप वो मिलती है, और पूरे 5 सालों में तकरीबन 25 से 27 लाख रुपया गवर्नमेंट वो देती है। तो फिर वो कुछ रकम है, और बिहमदी ताला फिर नूर एकेडमी के ज़रिए से हम पढ़ाने का सिलसिला जो है, इस तरीके से ये कारवा जो है यहाँ तक पहुँचा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, देखा आपने कि ये सर का तालीमी सफ़र था, जिसको आप यूँ कह लें कि कई सालों को उन्होंने चंद मिनटों में समेट कर आपके सामने लाकर रख दिया। सर, अब ये तो तालीमी सफ़र आपका हुआ, अब तालीमी सफ़र से निकल कर थोड़ा सा पर्सनल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह शादी आपने तकरीबन 2012 में की है, तो सर वो शादी अरेंज थी या लव मैरिज थी? मेरे ख्याल से जो सिनेरियो मैंने आपके सामने पेश किया है तो उसमें तो इतना वक्त ज़िंदगी ने दिया ही नहीं कि लव मैरिज की तरफ कुछ सोचा जाए, समझा जाए, है ना। वालिदैन ने नहीं सर, सवाल इसलिए पैदा हुआ कि इतनी सारी स्कूलों की, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की सीढ़ियाँ आपने चढ़ी है, उतरी है, इतनी सारी क्लासेस आपने अटेंड की है, तो जहन कुछ लोगों का इस तरफ गया तो कहा कि पूछना चाहिए। जो टॉपर होता है ना वो हमेशा पढ़ाई की तरफ तवज्जो देता है। बिहमदी ताला यानी मैं फार्मेसी भी किया, वहाँ पर भी टॉप पोजीशन हासिल की है। BA ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन में भी टॉप पोजीशन।
और जब पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी टॉप पोजीशन। महाराष्ट्र स्टेट और गोवा स्टेट का एक एग्ज़ाम होता है MS सेट एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम जब मुनक्किद हुआ तो पूरे शहर से मैं पहला कैंडिडेट था जिसने उस एग्ज़ाम को कामयाब किया था। तो अव्वलिन क्वालिफायर में जो है हमारा शुमार होता है। फिर UGC नेट के एग्ज़ाम, यानी पूरे हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें JRF हासिल करना। फिर जो PhD के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, स्वामी रामानंद तीर्थ यूनिवर्सिटी नांदेड़, जलगांव यूनिवर्सिटी, नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जलगांव, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी पुणे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी। तो इन सभी यूनिवर्सिटियों में अल्हम्दुलिल्लाह एंट्रेंस एग्ज़ाम में आला नंबरात के साथ हमने कामयाबी हासिल की है। तो वो तो रहता है, मतलब जो टॉपर होता है उसके इर्द गिर्द तो एक जमघटा मौजूद होता ही है। लेकिन जब नज़रें मंजिल मकसूद पर हो तो ये सारी चीज़ें फिर बेमाना और बेसूद नज़र आने लगती है। और मेरे लिए सोने पर सुहागे का काम ये है कि मेरी जो शादी है वो ग्रेजुएशन के अयाम ही में हो चुकी थी। यानी तौर रहमान नूरी शायद वो बाद में बना, पहले शादी वगैरह सब हो चुकी थी। साल 2012 में शादी हो चुकी थी जब मैं BA ही में था। और ये बात मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि एक नेगेटिव थॉट्स हमारी सोसाइटी में है कि शादी के बाद कुछ नहीं होता। मेरा जो कुछ हुआ है सब कुछ शादी के बाद हुआ है। जर्नलिज़म में बिहम्दी ताला महाराष्ट्र स्टेट का मैं फर्स्ट रैंकर हूँ और ऑल ओवर इंडिया मेरी जो रैंक थी वो 4th रैंक थी। उसी के बाद में UG में टॉप, PG में टॉप, MS सेट में फर्स्ट क्वालिफायर हूँ, UGC नेट JRF होल्डर हूँ, 5 यूनिवर्सिटी को पेट क्वालिफाइड हूँ। तो ये सब कुछ जो अचीवमेंट्स है वो सब शादी के बाद ही हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो नेगेटिव थॉट्स है कि शादी बाद कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है। डेडिकेशन ज़रूरी है, करने वाला चाहिए। हाँ, एक सक्सेस का जो मंत्रा है, सक्सेस का मंत्रा जो है यही है, हार्ड वर्क प्लस कंसिस्टेंसी इज़ इक्वल टू सक्सेस। सख्त मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी के साथ, और फिर कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमेगी। हमारे यहाँ ये है कि शॉर्ट टर्म हम देखते हैं कि जब एग्ज़ाम आने वाला हो तब पढ़ाई करना है, और एग्ज़ाम चला गया तो फिर सब टाटा बाय बाय हो जाता है। फिर तो एग्ज़ाम के करीब फ़राइज़ है, नमाज चाश्त और इशराक का भी एहतमाम होता है, लेकिन वो मुस्तकिल मेहनत ज़रूरी है, तभी कहीं जाकर रिज़ल्ट बरामद होता है। सही। तो जो भी है वो अरेंज ही है, वालिदैन के ज़रिए से है, और वालिदैन हमेशा अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं। और भला इस सूरत में आप खुद देख भी रहे हैं कि सारे अचीवमेंट्स बाद ही में हासिल हुए अल्हम्दुलिल्लाह ताला। सर, इतने आप मसरूफ़ हैं, आपके लेक्चर्स है, एकेडमी की मसरूफियात है, इन सारी चीज़ों के बावजूद फैमिली को टाइम आप किस तरह देते? ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है, हर चीज़ हर शख्स को मैसर नहीं आती है। अगर कुछ मिल रहा है तो बहुत कुछ कुर्बान भी करना पड़ता है। स्कूल है, कॉलेज है, सेमिनार है, गेस्ट लेक्चरर के तौर पर मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में जाना है, फिर रोज़ाना नूरी एकेडमी पर लेक्चर्स लेना है। तो जाहिर है ऐसे वक्त में फैमिली के लिए टाइम देना ये कुछ कठिन होता है, कुछ मुश्किल होता है। और आज जो कुछ भी है ये फैमिली ही का सपोर्ट है कि उन्होंने हमेशा पुश किया है, बैक किया है। उनकी तरफ से ऐसी कोई डिमांड नहीं है कि आपको इतना टाइम देना ही है, यहाँ बैठना ही है। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे सुबह में सोए हैं, अपने उठकर अपने तदरीसी मामलात के लिए घर से बाहर निकल गए, दोपहर में जब वापस हुए तो वो लोग स्कूल जा चुके हैं, उसके बाद में एकेडमी के लेक्चर शुरू हो चुके हैं, और जब उसमें मुनमिक हो गए तो वो लोग सो चुके हैं। तो यही है कि कुछ कुर्बानी देना ज़रूरी है, तभी नहीं यूँ ही नहीं ये बर्ग समर लय लहाय है ना। तो वो नरगिस को भी निकलने के लिए जो है कुर्बानी देना पड़ती है, तब कहीं जाकर चमन में हज़ारों सालों के बाद में कोई गुल पैदा होता है। तो दुश्वार तो होता है, लेकिन अब धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि हफ्ते में जैसे फ्राइडे है, संडे है, इन दिनों में लेक्चर्स की बजाय हम मॉक टेस्ट रख लेते हैं, ताकि स्टूडेंट्स उस दिन मॉक टेस्ट दे और कुछ वक्त जो है, मैं शायद एक सेमिनार में मैंने कहा भी था, मेरे बच्चे के हवाले से मैं बता दूँ, यानी तो अजीब मामला है उनके साथ। इंग्लिश में 20 में से आउट ऑफ 20 मार्क्स, EVS में 20 में से आउट ऑफ 19 मार्क्स, और जब उर्दू देखते हैं तो 20 में से उसको 11 मार्क्स मिले, 11 मार्क्स मिले
तो उन्होंने कहा कि यार आपके वालिद तो उर्दू के प्रोफेसर है, उर्दू के टीचर है, और 20 में से 11 मार्क्स जबकि आउट ऑफ मिलना चाहिए। तो मैंने मैडम से यही कहा था, दूसरों के बच्चों को पढ़ाने में हम इतने मुनहमिक हो गए कि ख़ुद के बच्चों पर तवज्जो देने का वक्त जो है नहीं मिल पा रहे। लेकिन अब ऐसा सिस्टम बनाए है कि मगरिब से इशा या इशा के बाद में रोज़ाना 1 घंटा 2 घंटा बच्चों के साथ बैठकर यानी उनको आगे कि मुस्तकबिल के लिए उनके मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए कुछ रहबरी और रहनुमाई करने की कोशिश की जा रही है। तो कठिन है लेकिन हो जाता है, क्योंकि डिपेंड करता है प्रायोरिटी हम किसको देते हैं। आज के दौर में हर इंसान मसरूफ़ है, डिपेंड करता है प्रायोरिटी क्या है। फैमिली प्रायोरिटी बेसिस पर होनी चाहिए, लेकिन उर्दू ज़ुबान का जो हाल है पूरे हिंदुस्तान में, तो ऐसे वक्त में अगर कोई शख्स फ़रोग़ उर्दू के लिए कोशा है तो ये फैमिली की भी इखलाकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उसको सपोर्ट करे ताकि दीगर स्टूडेंट्स का उसमें फ़ायदा हो सके। और बिहम्दिही ताला ये सपोर्ट हमें अपनी फैमिली से मिलता भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपने इतना लंबा इल्मी सफ़र तय किया है, तो किसी शख्सियत से आप मुतासिर थे या किसी से इंस्पायर होकर आप एजुकेशन में इतने ऊपर तक आपका सफ़र हुआ, या फिर क्या खुद से अंदर की कोई तड़प थी या क्या बात थी, वो बताएं। देखिए, इसको मैं इस तरीके से समझाना चाहूँगा, जैसे एग होता है, अंडा होता है। अब वो अंडा जो है वो 2 जगह पर टूटता है, ब्रेक होता है। एक जो है मुर्गी के दरबे में ब्रेक होता है, एक हमारे किचन में ब्रेक होता है। अब दोनों जगह ब्रेक हो रहा है, लेकिन फ़र्क दोनों में नुमाया है। जब मुर्गी की चोंच अंडे पर पड़ती है या अंडा मुर्गी के दरबे में जब ब्रेक होता है तो उससे एक नई ज़िंदगी नमूदार होती है। और जब हम किचन में ब्रेक करते हैं तो ऊपर से नॉक करते हैं, ऊपर से टच करते हैं, तो जो ज़िंदगी का वजूद है वो ख़त्म होता है, बर्बाद होता है। तो यही है कि अगर अंदर से ज़ौक़ है, अंदर से आग लगी है, तो वो एक नई ज़िंदगी नमूदार होती है। और जब ऊपर से कोई फोर्सफुली कहता है ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो फिर वो कितना भी पेरेंट्स कह ले, अहबाब कह ले, समाज कह ले, वो रिज़ल्ट बरामद नहीं होता है। तो मैंने वो जो पस मंज़र, अपना ख़ानदानी पस मंज़र पेश किया है, तो यही है कि वो अंदर से वो भूख लगी हुई थी कि हमें कुछ करना है ताकि वो पूरा ख़ानदान उस मकाम तक पहुंच सके और वो तालीमी हलचल जो है वो आ सके। तो शख्सियत तो है बहुत सारी है जिनको हमने देखा है, जिनको हमने पढ़ा है, जिनको हमने समझा है, लेकिन उनका ऐसा कोई रोल नहीं है कि उनको देखकर हम इंस्पायर हुए हैं। क्योंकि आज का जो ज़माना है, अगर आप हक़ बोलने की इजाज़त दे तो यही है कि हर कोई दोहरा नकाब अपने चेहरे पर सजाए हुए है। तो माइक पर बोलने के लिए बातें अलग होती है, रियलिटी कुछ अलग होती है। आज हम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के नोटिस देखते हैं, पम्फलेट देखते हैं, उनके इश्तिहारात देखते हैं कि हमारे यहाँ डिप्लोमा में एडमिशन नहीं है, अगर 1 साल में 2 साल में एडमिशन नहीं हुए तो कोर्स बंद कर दिया जाएगा। हमारे यहाँ ग्रेजुएशन में नहीं है, या आप सिर्फ आकर हमारे यहाँ एडमिशन ले लीजिए ताकि वो स्ट्रेंथ बाकी रहे और वो कोर्स हमारे यहाँ जारी रहे, वरना उर्दू का ये सेक्शन बंद हो जाएगा, वो डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा। और इन्हीं स्टूडेंट से या इन्हीं टीचर से, इन्हीं फैकल्टी मेंबर से, इन्हीं प्रोफेसर से जब कोई तालिब इल्म पहुँचता है मदद मांगने के लिए, चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के हवाले से हो, चाहे वो पीएचडी की गाइडेंस के हवाले से हो, चाहे वो यूजीसी नेट एग्ज़ाम के हवाले से हो, तो ये उन स्टूडेंट्स को सरफ़ नज़र करते हैं। उन्हें बताते नहीं कि उर्दू का स्कोप कितना है, अपॉर्चुनिटी कितनी है। मेरी एक बुक आ रही है जिसमें मैंने बताया है कि उर्दू ज़ुबान से हिंदुस्तान में 44 पोस्ट ऐसी क्लास 1 की जिसको हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये बातें बताई ही नहीं जाती है। सिर्फ डीएड कर लीजिए, बीएड कर लीजिए, नेट कर लीजिए, लेकिन स्कोप कितना है। एक आदमी पढ़ रहा है तो उसको आउटपुट क्या मिल रहा है। पहली चीज़ तो ये कि ठीक है, तालीम अज़ खुद एक अपने आप में एक समर है, एक ब्रांड है, यानी उसके लिए वो कुछ नेमत मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। एजुकेटेड हो जाना ही ये समाज के लिए, सोसाइटी के लिए बेहतरी का सबब है, लेकिन कहीं ना कहीं अर्निंग का सोर्स भी एजुकेशन होना चाहिए। या अदर लैंग्वेजेस जब अर्निंग का सोर्स है तो उर्दू क्यों नहीं हो सकती है। बिल्कुल। तो यही है कि जो इंस्पायर होने की बात है, हमने पढ़ा सबको है, देखा सबको है, लेकिन जो पस मंज़र है वो यही है कि हमने अपने आप से जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश की है। और ये मुतहर्रिक जितने भी अशख़ास है या जितने भी कामयाब लोग हैं, उनके पीछे ये अंसुर जो है हमेशा आपको नज़र आएगा कि वो ख़ुद से मुतहर्रिक थे।
उन्हें किसी ने नॉक नहीं किया है। जैसे अभी जैसे मूवीज़ आती है, चाहे आप रॉडी राठौड़ की मिसाल देख लीजिए, सिंघम को देख लीजिए, तो पढ़ने के बाद जो है ना हज़ारों बच्चों की दिलों में हुक उठती है कि मुझे भी आईएएस बनना है, मुझे भी आईपीएस बनना है, मेरी भी गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती होना चाहिए। और वो जब मेरी भी थार के साथ में काफिला जब जाएगा तो वो एक जो रोब है वो होना चाहिए। लेकिन वो कितने दिन तक रहता है? 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, उसके बाद वो हुक जो है सर्द पड़ जाती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पूरा दिन एक वड़ा पाव खाकर पढ़ाई करते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे अंसार शेख को देख लीजिए, उनके वालिद जो है वो रिक्शा चलाने वाले हैं, लेकिन वो जालना की सरजमीन से उठते हैं, पूना पहुंचते हैं। अंसार के हवाले से आपको बताऊं, अंसार ने जो है तलाड़ी का एग्ज़ाम भी दिया है, एमपीएससी का एग्ज़ाम भी दिया, लेकिन वहाँ पे उनको फेलवर, तलाड़ी का एग्ज़ाम बोले तो छोटा एग्ज़ाम है, एमपीएससी स्टेट का एग्ज़ाम है, लेकिन वो यूपीएससी को क्रैक करते। 21 साल की उम्र में वो यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर बनते हैं, तो रुके नहीं, थके नहीं। ऐसी भी मिसालें हमारे पास मौजूद है जो इस मकाम तक पहुंची। तो ये किस बात की अलामत है? ये इसी बात की अलामत है कि वो अंदर से एक हुक थी, एक जज्बा था, और एक नॉक सिस्टम था, मुतहरिक शख्सियत थी। जैसे शाफ़ैन को आप देख लीजिए, उनका मामला भी यही नज़र आएगा, नूर सिद्दीकी है, उनका मामला भी यही नज़र आएगा। तो यही है, अब इंस्पायर होना जो है लोगों ने बंद कर दिया है, और हमसे भी किसी से भी इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं है। अंदर से तड़प होना चाहिए। हाँ, एक गोल हो, अपना खुद का एक ज़ौक़ हो, एक शौक़ हो ना। इसके हवाले से कहा गया, पहले बड़े बुज़ुर्ग कहते थे कि जितनी चादर है उतनी पैर फैलाए जाए। बाद में एक बुज़ुर्ग आते हो ये कहते हैं कि हमेशा पैर फैलाए जाए, और जितने बड़े पैर है फिर उतनी बड़ी चादर का इंतज़ाम किया जाए, और उसके लिए फिर मेहनत की जाए, तगोदो की जाए, है ना। जब आप सो रहे हो तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपको शिकस्त देने के लिए कोई ना कोई पढ़ाई कर रहा है। जब आप फेसबुक पर, रील्स पर, इंस्टा पर टाइम वेस्ट कर रहे हो, शादी ब्याह में, पार्टी में टाइम वेस्ट कर रहे हो, फिर आपको वहाँ पर यह सोचना चाहिए कि हज़ारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपसे आगे बढ़ने के लिए रेस में दौड़ रहे हैं, तो आपको भी उनके साथ फिर दौड़ना चाहिए, आपको भी उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो जब तक अंदर से भूख नहीं होगी, जैसे कोविड के अंदर दुनिया क्वारंटाइन सिस्टम से आज वाकिफ़ हो रही है, और क्वारंटाइन हो जाना ये स्टूडेंट लाइफ का सबसे अहम पार्ट है। अगर कोई तालिब इल्म अंडरग्राउंड नहीं होता है, क्वारंटाइन नहीं होता है, अपने आप को अलहदा नहीं करता है, तो उस वक्त तक कामयाबी का ख्वाब देखना वो ख्वाब की मानी नहीं है। उसको सब कुछ तज देना होगा, त्याग देना होगा, सोसाइटी से, समाज से कुछ, यानी गोया के सोसाइटी को ये मालूम लगना चाहिए कि अताउर रहमान नाम का कोई शख्स था, वो मर गया, है ना, यानी वजूद उसका ख़त्म हो गया। लेकिन जब अताउर रहमान 2 साल के बाद, 4 साल के बाद समाज में आए, तो उसके हाथ में JRF का अवार्ड लेटर भी होना चाहिए, उसके पास PhD का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो इस तरीके से फिर वो सारे गिले शिकवे जो है वो यकलख ख़त्म हो जाते हैं, खुद से ख़त्म हो जाते हैं, फिर वो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें जो है वो मान पड़ जाती है। तो यही है कि अंदर से भूख हो, अंदर से हुक हो, अंदर से ज़ौक़ हो, जज्बा हो, डेडिकेशन हो, तो हर मंजिल जो है वो आसान हो जाती है। बल्कि सर ये जो बात आपकी क्वारंटाइन वाली थी कि लोगों के लिए आप ख़त्म हो जाएं, कोई अताउर रहमान था वो शख्स मर गया, इस तरीके की बात आपने पिछले कई लेक्चर्स में की है, और मैंने उसको कई लोगों को मैंने सुनाया भी कि किसी भी जगह अगर हम लोगों को कामयाबी हासिल करनी है तो यानी कि देखें ये शख्स इस लेवल पर बात करें, नहीं लोगों के लिए हम लोग ज़मीन पर हैं ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते हम लोग। तो इस तरह की बातें मैं काफ़ी इस वर्ड से, उस आपकी रील से मैं बड़ा मुतासिर होता। मैंने ख़ुद कई लोगों को बताया भी बजाते खुद। सर जैसा कि आप उर्दू के एक बहुत ही अजीम मुसन्निफ़ भी है, कई किताबें आपकी मंजर आम पर आ चुकी है, हम अभी उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले ये कि सर के आपने जब लिखना शुरू किया तो बहुत सारे आर्टिकल्स आपके शाये हुए, हम आगे उस पर भी बात करेंगे। तो पहला आपका उर्दू का मज़मून किस उन्वान पर था, कब आपने लिखा और वो कहाँ शाये हुआ? जी, लिखने का शौक़ तो मुझे हॉस्पिटल में हुआ है। हॉस्पिटल में? हाँ जी, असल में ये है, उस्ताद जो है पहले सबक पढ़ाता है, जी, समझाता है, और उसके कुछ दिनों के बाद एग्ज़ाम लेता है। और ज़िंदगी ऐसी शय है जो पहले सबक पढ़ाती नहीं है, पहले एग्ज़ाम लेती है, और इम्तिहान लेने के बाद सबक देती है। तो एक सानिहा जो है वो ज़िंदगी में पेश आया था। मैं उमूमी तौर पर उस पर गुफ्तगू करने से गुरेज करता हूँ, परहेज़ करता हूँ। हॉस्पिटल में नहीं सर बताएं कुछ। हाँ,
हाँ, तो वो सानिया जब हुआ तो हॉस्पिटल में तकरीबन 2.5-3 महीना मुझे गुजारना हुआ। 2.5 से 3 महीना? 2.5 से 3 महीना, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 7-7 ऑपरेशन अल्लाह। वो मेरे हुए हैं। तो जब वहाँ पे उस पीरियड में रहना हुआ तो एक मरीज़ आदमी, एक पेशेंट आदमी क्या करेंगे, बात करेंगे तो कितनी सर बात उस करेंगे। वक्त तो आपकी उम्र क्या रही होगी? 7 ऑपरेशन आपका हुआ? हाँ, ये 2003 की बात है, 10th के बाद में जो है ये सानिया हुआ था, मार्च 2003 में। फिर हॉस्पिटल में ही है, बेड पर ही है, तो करना क्या है, तो फिर किताबें पढ़ ली और कुछ लिखना शुरू किया। तो उस वक्त जो डेली डायरी होती है वो लिखना शुरू किया। तो आप बीती, एक आप बीती मैंने लिखी थी, तकरीबन 180 से 182 सफ़ात पर मुश्तमिल है। उसको अभी तक पब्लिश किया भी नहीं और ऐसा कोई इरादा ऐसा है भी नहीं। अभी गुफ्तगू निकली है तो अर्ज़ किए देता हूँ। तो लिखने का आगाज़ वहाँ से हुआ। पहला आर्टिकल जो है वो हमारे शहर का एक मौक़र अखबार है शामनामा, उसमें शाये हुआ था। लेकिन उसका मौजू क्या है वो इस वक्त जहन में नहीं आ रहा है, क्योंकि अब तक अखबार और रसायल में जो मेरे मज़ामीन शाये हुए हैं उसकी तादाद तकरीबन 2500-2600 के आसपास हो चुकी है मज़ामीन की तादाद। और जो रिसर्च पेपर होता है, जो मकाला होता है, जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ा जाता है, तो वो तकरीबन 42 जो है वो मेरे पब्लिश हो चुके हैं। और इंडिया के अलावा भी बाज़ इलाक़ों में जो है वो मज़ामीन पब्लिश हुए हैं। तो स्पेसिफ़िक फ़र्स्ट आर्टिकल का नाम क्या था, डेट क्या थी, वो तो इस वक्त जहन में मौजूद नहीं है। लेकिन यह है कि 2003 से लिखने का आगाज़ हो चुका था और अभी 2024 तक के तकरीबन 2500-2600 आर्टिकल जो है वो, इससे भी कुछ ज़ायद जो है वो पब्लिश हो चुके हैं। और हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि बैरून हिंद में भी। और अब तो व्लॉग वगैरह है, ब्लॉग है, उस पर भी है। हमारी web.com करके एक मशहूर वेबसाइट है, वहाँ पर है। हमारी ख़ुद की वेबसाइट है baharesunnat.com, नूरी-academy.com। हमारी वेब पर भी आपके आर्टिकल्स हैं ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी वेब पर आर्टिकल है और उसमें कुछ एवॉर्ड मिलता है। उस एवॉर्ड के लिए मुझे मुंतखब भी किया गया था, लेकिन हमने उसको लेने से परहेज़ किया था, क्योंकि हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान, अगर हिंदुस्तान हमें एक छोटा सा कोई एजाज़ भी देता है तो हमारे सर का ताज है। जी। और किसी पड़ोसी मुल्क से यानी वो उतना नहीं है। हमें तो हिंदुस्तान की धरती में हम पैदा हुए, इसी धरती में मरना है और इसी धरती के लिए हमें काम भी करना है। तो वो अवार्ड हमने बहरहाल लिया नहीं था। उसके अलावा बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं उसी लिखने की बुनियाद पर भी हमदल्ला। तो ये तो अखबार और रसायल में शाये होने वाले आर्टिकल का ताल्लुक़ है। इसके अलावा कुछ किताबें वगैरह भी हमने तसनीफ़ की है। तो सर किताबों की बात अभी आपने कही, तो अब तक कितनी किताबें आपकी मंजर आम पर आ चुकी है और कुछ जो इन फ्यूचर आने वाली है उसके बारे में भी कुछ बताएं। जी, देखिए, किताबों से रग़बत जो पैदा हुई है या किताबें लिखने का जो ज़ौक़ परवान चढ़ा है, उसमें मज़ामीन का बड़ा दखल है। तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का एक हफ़्ता रोज़ा अखबार था, नाम था बहारे सुन्नत। उसकी इदारत की ज़िम्मेदारी बिहम्दी ताला मौलाना सैयद अब्दुल कादिर साहब ने हमारे ज़िम्मे रखी थी। तकरीबन 5-6 सालों तक बाज़ाब्ता उसके एडिटर थे शायद। जी, बाज़ाब्ता वो अखबार 5-6 सालों तक निकलता रहा। उसमें एडिटोरियल आर्टिकल वो मैं लिखा करता था। फर्स्ट के ऊपर जो है सदाए कलम एक कॉलम हुआ करता था, वो कॉलम मैं लिखा करता था। और उसमें फिर हमने कुछ कॉलम ऐसे शुरू किए थे, जैसे ज़ुबान की आफत है ना, ये शुरू किया। फिर वो रफ्ता आगे बढ़ता चला गया। फिर एक कॉलम शुरू किया था पहली जंग आज़ादी 1857। फिर एक कॉलम शुरू किया था हज़रत खालिद बिन वलीद। तो ये वो मज़ामीन जो उस अखबार में शाये होते थे, बाद में फिर उसको यकजा किया गया और उन्हीं मज़ामीन को और अपडेट करके उसको फिर किताबी सूरत में शाये किया गया। मेरी सबसे पहली किताब थी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से। फिर उनके बाद में किताब आई थी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा यानी शहज़ादी रसूल के ऊपर किताब थी। फिर एक हज़रत सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई अलैहिर्रहमा उनके हवाले से किताब थी। फिर जंग आज़ादी 1857 के हवाले से किताब थी। और बिहम्दिल्लाह ये जंग आज़ादी 1857 वाली जो किताब है वो काफ़ी मकबूल हुई। हमारे शहर से भी उसकी इशाअत हुई है, दूसरी स्टेट से भी उसे शाये किया गया है। और फिर ये रफ्ता ये सिलसिला दराज हुआ। और फिर जब मैं पीजी में आ गया तो अब यहाँ पर अज़ाइम काफ़ी बढ़ चुके थे।
तो ऐसे में अखबार का निकालना वो थोड़ा मुश्किल मरहला हो गया। तो फिर अखबार की इशाअत का काम जो है वो उस वक्त रोकना पड़ा, और फिर अदब से जो वाबस्तगी हुई, तो अब यहाँ से जो किताबें हमारी आई है वो अदबी किताबें हैं। जैसे उसमें किताब है उर्दू असनाफ़ अदब, ये अब तक सबसे ज़्यादा डाउनलोड की गई मेरी किताब है उर्दू असनाफ़ अदब। उसके बाद में उर्दू गज़ल के नुमाइंदा सितारे, ये उन गज़ल गो शोरा पर बात की गई है जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के निसाब में शामिल है। फिर उसके बाद में कुछ किताबें मुल्ला वजी पर आई है, और एक किताब आई है मारूज़ी अदब पारे, ये वो नोट्स है जो मैंने ख़ुद तैयार किए थे अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। और जिस वक्त हमारे हाथ में रिज़ल्ट लगा था यूजीसी नेट जीआरएफ क्वालिफाइड होने का, तो उसी वक्त हमने इसका एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाया था, और वो हर ख़ास वाम के लिए फ्री में हमने उसको अपलोड कर दिया है। हर कोई उसे पढ़ सकता है, और उसकी एक कॉपी हमने nuriacademy.com पर टेक्स्ट फॉर्म में भी अपलोड कर रखी है, तो स्टूडेंट्स वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि जो तज़किरा भी सर ने किया है nuriacademy.com, ये नूरी एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट है, और सर के अब तक के तमाम आर्टिकल्स और जितने भी अपडेट्स आते हैं एकेडमी के हवाले से वो उस वेबसाइट पर पब्लिश किए जाते हैं। तो सर क़ता कलामी की माफ़ी, ये एक इंट्रो तो हल्का सा देना था वेबसाइट के लिए। फिर बाद में ये हुआ कि मारूज़ी अदब पारे लॉन्च हुई, और उसी साल जो है यूजीसी नेट का सिलेबस तब्दील हो गया। तो फिर उस नोट्स को वापस से हमने तब्दील किया, और मेरी इस ताल्लुक़ से एक किताब आई थी, उसका नाम है अताए उर्दू। अब ये माशाअल्लाह यानी उर्दू की अता है, यानी ये मेरे नाम से मंसूब नहीं, ये उर्दू की अता है। अताए उर्दू के नाम से A4 साइज़ में हमने इसको प्रिंट करवाया था, और बिहम्दी ताला इसके कई एडिशन मंज़िर आम पर आ चुके हैं बतौर नमूना के, वो यहाँ पर मौजूद है इस तरीके से। अब इसमें स्टूडेंट्स ये पूछ सकते हैं कि फ़र्स्ट एडिशन जो आया था वो A4 साइज़ में आया था, और बाद का भी लेटेस्ट जो एडिशन है वो A8 साइज़ में है। इसका सबब ये है सर, इसकी 2 जिल्दें मुकम्मल हो चुकी है अब तक। हाँ, एक जिल्द है 1144 सफ़ात पर मुश्तमिल, एडिशन 2 हो चुके हैं। हाँ, 1144 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो इसमें जो मसनविया है या नज़में है, गज़लें हैं, जब हम A4 साइज़ में उसको प्रिंट करवाते हैं तो सफ़े का बहुत सारा हिस्सा एम्प्टी बच जाता है, जो कि सफ़ा ज़ाय होने के मुतरादिफ है। इस वजह से उसको A8 में कन्वर्ट किया गया है, और इसका एक नया एडिशन इंशाअल्लाह ताला दिसंबर या जनवरी में लॉन्च होगा। उसमें और भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है ऐड किया गया, कुछ चीज़ों को तरमीम किया गया है, कुछ चीज़ों की इस्लाह की गई है। मेरी 2 किताब ऐसी है, ये जनवरी 2025 तक आ सकती है, 25 तक। जी। मेरी 2 किताब ऐसी है जिसका एडिशन, एक किताब तो ऐसी है जिसका एडिशन एक दिन में ख़त्म हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह ताला। अताए उर्दू नहीं, ये पहली किताब थी NRC अंदेशे मसाइल और हल। आपने देखा होगा 2018-19 में आसाम के हवाले से जो मालूमात थी, या बड़ा गहमा गहमी का माहौल था उस वक्त, तो लोग बिल्कुल पूरा हिंदुस्तान उलझा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल पेरेंट्स परेशान थे, जन्म दाखिला दुरुस्त करवाए या आधार कार्ड को चेंज करे, पासपोर्ट को क्या किया जाए, पैन कार्ड को क्या किया जाए, स्कूलों में जो है LC तब्दील नहीं होता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, क्योंकि डिटेंशन सेंटर में भेजने की बात हो रही थी आसाम में जिस तरीके से किया गया, फिर उनको फॉरेन ट्राइब्यूनल में वो फेस करना है उसके बाद। जबकि आसाम एक ऐसा इलाका है जहाँ पर फ्लड्स आते हैं, सैलाब आते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, कबायली बाशिंदे हैं, उनके लिए कागजात को जमा करना वो ख़ासा मुश्किल होता है, और यही सूरत हाल पूरे हिंदुस्तान में नाफिज करने की बात की जा रही थी। तो ये पूरी किताब है, ये इंडियन गवर्नमेंट के हवाले से अंदेशे, यानी पूरे हिंदुस्तान में बिलखुसूस मुसलमानों के दरमियान जो अंदेशे थे, गर्म था उस वक्त, तो बिल्कुल लोग डरे सहमे हुए थे। जी। तो उन अंदेशों को और उन मसाइल को हमने इसमें हल की सूरत में पेश किया, क्योंकि उस वक्त में जलसे जुलूस और एहतजाजाज हो रहे थे, हल शायद मफकूद था, नापेद था, तो हमने हल पेश करने की कोशिश की। और इसमें हमारा जो साथ दिया था 2018 बैच के IAS ऑफिसर है मोहतरम मोहम्मद नूह सिद्दीकी, उन्होंने हमारा साथ दिया है, और मोहम्मद शाहिद रज़ा मिसबाही, वो भी IAS ऑफिसर है, उन्होंने भी साथ दिया है। मुंबई हाई कोर्ट, वहाँ के एक वकील है एडवोकेट मोमिन मुसद्दिक, उन्होंने भी ट्रांसलेशन में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और उर्दू एकेडमी के रुकन है जयपुर के मुफ्ती खालिद अय्यूब मिसबाही, और हमारे मालेगांव मस्जिद या रसूलुल्लाह के ख़तीब इमाम हैं हाफिज़ गुफरान अशरफ़ी, उन्होंने भी इसमें काफ़ी ताउन किया, क्योंकि मैं ठहरा अदब का आदमी, उर्दू पढ़ने वाला, और
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके जो शराइत है, टर्म्स है, कंडीशन है, उसूल है, ज़ाब्ते है, शहरियत कानून है, तो उसको उर्दू में जब पेश करना हुआ तो इन IAS अफसरान ने और एडवोकेट साहब ने काफ़ी सपोर्ट किया। और बेहमदी ताला जब इसका इनाग्रेशन हुआ, इजरा हुआ 17 नवंबर 2019 को, तो ये किताब यानी हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी हाथों हाथ ली जाएंगी, और एक दिन के अंदर उसका पूरा फर्स्ट एडिशन ख़त्म हो गया। फिर हमारी पूरी टीम ने 2 दिनों के अंदर सेकंड एडिशन लॉन्च किया, और बेहमदी ताला 3 से 4 दिन में वो एडिशन भी ख़त्म हो गया। और थर्ड एडिशन के लिए हमारी पूरी टीम जो है वो आसाम का दौरा वगैरह करना चाहती थी, लेकिन उस पस मंज़र में हिंदुस्तान के जो हालात, या कह लीजिए पूरी दुनिया के जो हालात थे कोरोना वायरस के हवाले से, फिर वो लॉकडाउन, उससे पहले शाहीन बाग फिर मंजर आम पर आया। हाँ, शाहीन बाग में जो है बहुत सारी इमेजेस वहाँ की गर्दिश कर रही थी। उमूमी तौर पर मैं उनको शेयर नहीं करता हूँ क्योंकि वो सिनेरियो अलग था, अब तो पस मंज़र बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इस किताब को वहाँ पर शाहीन बाग में पहुँचाया गया था, वहाँ पर इसका हाँ, वहाँ के जो प्रोफेसर खालिद मुबशिर साहब है वहाँ पे उन्होंने इजरा वगैरह भी किया था। इसका भी हमने एप्लीकेशन बनाया है, और इसमें यानी किसी गवर्नमेंट के हवाले से हमने ज़ैर अफशानी नहीं की है, हमने हमारे मसाइल का हल पेश किया है कि ये हमारा मसला है, इसे हल कर लिया जाए, उलझना नहीं और उलझना नहीं है। ये भाई ये सिचुएशन है, ये उसका हल है, उलझो नहीं, अफवाह पर ध्यान ना दो, डरो नहीं, ये हमने एक सोल्यूशन दे दिया, आप इस पर चलिए। जी, क्योंकि शहरियत कानून जो है वो तो बाय बर्थ है, यहाँ पर हमारे पेरेंट्स जो है वो तो बाय बर्थ इंडियन सिटीज़न है। हाँ, अब हम सेकंड जनरेशन है, तो हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए या उनका करेक्शन किस तरीके से करना है, वो कौन सी वेबसाइट है, वो पूरा सोल्यूशन हमने इसके अंदर पेश कर दिया है। और ये किताब की मकबूलियत ये भी है कि कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान दिल्ली, उस कौंसिल ने इस किताब को बल्क परचेस में लिया था, और पूरे हिंदुस्तान भर की लाइब्रेरियों में इसको उन्होंने खुद से भेजा था ताकि और भी लोग इससे मुस्तफ़ीज़ हो सके। तो पहली किताब ये थी जिसका एडिशन एक दिन में ख़त्म हुआ, और दूसरी किताब जो है अताए उर्दू थी, और बेहमदी ताला उसकी जितनी भी एडिशन आए वो बहुत मखसूस लोगों तक पहुँचे हैं, और जो उसके असल क़ारीन है उन तक उसको पहुंचाने की कोशिश की गई। सर, अताए उर्दू किताब का भी आपने तज़किरा किया, तो क्यों पढ़ना चाहिए अताए उर्दू? आप इसके हवाले से बताएं, किताब में क्या मौजूद है? जी देखिए, यूँ तो मार्केट में बहुत सारी किताबें मौजूद है जिन इम्तिहानात पर ये किताब लिखी गई है। UGC नेट एग्ज़ाम के हवाले से, UPSC उर्दू ऑप्शनल एग्ज़ाम के हवाले से, TGT एग्ज़ाम है, PGT एग्ज़ाम है, STAT एग्ज़ाम है, CTET उर्दू एग्ज़ाम है, TET उर्दू एग्ज़ाम है। ये किताब जो है उन तमाम इम्तिहानों के निसाब को कवर करती है। और यानी अगर मैं अपनी तल्ख़ हकीकत बताऊं, हम जिस वक्त PG कर रहे थे हमें कोई ये बताने वाला नहीं था कि आपको कौन सी किताब पढ़ना है। इवन हमें ये तक बताने वाला नहीं था कि जब हम एप्लीकेशन फिल करते हैं तो वहाँ पे 3 ऑप्शन पूछता है, UGC नेट, UGC नेट GRF, और थर्ड ऑप्शन पूछता है बोथ। तो हम जिन्हें फ़ोन करते हैं तो वो पहली मरतबा फ़ोन उठाते हैं, जब सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि ठीक है 2 मिनट में फ़ोन करो, और जब हम 2 मिनट बाद फ़ोन करते हैं, 3 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, तो कोई कॉल रिसीव नहीं होता है। और वो बड़ी क्रूशियल सिचुएशन होती है क्योंकि हमारे पास तो साधन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, और वाईफाई वगैरह तो ये सब कोविड के बाद से आम हुआ है। हम बैक डेट की बात करें तो बाज़ाब्ता साइबर में जाना होता था, और उर्दू का फॉर्म फिल करना है, और साइबर में भी वो फिर वेट करना है, और वो बंदा उतना रुकता नहीं है कि ठीक है आप जल्दी ले ऑप्शन बताओ मुझे फिल करना है, ताकि दूसरा कैंडिडेट जो रुका हुआ है उसका फॉर्म फिल करना है। तो ये सिचुएशन बनी हुई थी। तो जैसे तैसे वो मालूमात हासिल की, और यूट्यूब वगैरह पर भी उस वक्त उर्दू के हवाले से इतना मवाद नहीं था, आज भी कम है, उस वक्त तो और भी कम था, रहनुमाई की कमी थी। तो फिर हमने उस वक्त ये बेड़ा उठाया था कि जो तकलीफ़ इस वक्त हमें पेश आ रही है वो बाद वाले स्टूडेंट्स को पेश नहीं आना चाहिए। तो फिर उसको हमने नोट्स की शक्ल में जमा करना शुरू किया, और जमा करते रहे। उसमें नोट्स जमा करने में नुकसान ये हुआ कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट वो भी फेल रहा, सेकंड अटैम्प्ट वो भी फेल रहा, क्योंकि स्टडी करना एक अलग पैटर्न होता है, और उस स्टडी के मवाद को लिखना उसमें काफ़ी वक्त ज़ाय होता है। तो वो वक्त ज़ाय होने की वजह से मेरे जो स्टार्ट के जो अटैम्प्ट्स थे उसके अंदर मुझे फेलवर का सामना करना पड़ा, और इसमें मुझे बताने में कोई शर्मिंदगी नहीं होती। इससे कबल मैंने एक सेशन में बताया तो कुछ स्टूडेंट्स के नेगेटिव कमेंट्स थे
कि अगर अताउर रहमान नूरी का फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हो रहा है तो फिर हमारा क्या होगा। तो यही तो आपके लिए मोटिवेशन की बात है कि जब मेरा नहीं हो रहा है तो आपका नहीं हो तो उसमें दिल बर्दाश्त होने की बात क्या है। हाँ, एमएससेट मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ था, मैं अपने शहर का पहला क्वालिफायर हूँ, लेकिन वो स्टेट का एग्ज़ाम था, ये नेशनल एग्ज़ाम है, इसमें पूरे हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स आते हैं। तो जाहिर है स्टेट में स्टूडेंट्स की तादाद कम होती है, नेशनल लेवल में स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा होती है, तो कंपटीशन का लेवल हाई होता है। फिर उसके बाद जब हमने इस एग्ज़ाम को कामयाब किया तो सिर्फ यूजीसी नेट ही नहीं बल्कि जेआरएफ के साथ कामयाब किया। और इदारे नसरी अदब में इस्तकबाल के लिए हमें मदऊ किया गया था। वही हमने ऐलान किया था कि जो भी मेरा असासा है वो हर ख़ास आम के लिए हम लॉन्च करेंगे। और वो जो पहली किताब थी मारूज़ी अदब पारे, वो उसी की शक्ल थी, जिसे हमने एंड्रॉयड प्ले स्टोर की सूरत में लॉन्च किया। और बाद में जब सिलेबस तब्दील हुआ तो फिर आता है उर्दू के नाम से हमने उसको दोबारा तरतीब दिया और लॉन्च किया। पढ़ना इसलिए चाहिए कि मार्केट में और भी किताबें हैं और भी गाइड है, लेकिन वो पॉइंटर की सूरत में है, निकात की सूरत में 1 2 3 4 या डॉट डॉट डॉट। तो आपका IQ लेवल अलग है, मेरा IQ लेवल अलग है, मैंने नोट्स पॉइंट्स बनाए हैं, मुझे वो समझ में आ रहे हैं, लेकिन जो दूसरा बंदा पढ़ रहा है या तो उसका IQ लेवल मुझसे कम होगा या मुझसे ज़्यादा होगा, तो उसको पॉइंट समझना वो दुश्वार जाएगा। तो इस किताब में हमने कोशिश ये की है कि पॉइंटर्स के साथ में डिस्क्रिप्टिव कंटेंट को ऐड किया है ताकि हर स्टूडेंट्स अपने IQ लेवल के अकॉर्डिंग उस चीज़ को पढ़े, क्योंकि हर किसी का मकसद क्या है, एग्ज़ाम को क्रैक करना, ताकि अगर वो वक्त दे रहा है इस किताब को पढ़ने में तो जो टारगेट है वो टारगेट उसको हासिल होना चाहिए, वो अचीवमेंट उसको मिलना चाहिए। तो इस तरीके से फिर हमने इस पर काम किया और बिहम्दी ताला इसके काफ़ी बेहतरीन नताइज अब तक के बरामद हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जैसा कि नूरी एकेडमी आप चला रहे हैं और आपको उसका फाउंडर भी कह सकते हैं, सर जब आपने इसे शुरू करना चाहा, ख्याल कैसे आया और किस सोच के बेस पर आपने इसे शुरू किया कि इसके थ्रू हम क्या करना चाहते हैं, और वो अभी तक आपने अचीव किया है या नहीं, या फिर इन फ्यूचर आपका प्लान एकेडमी को लेकर क्या है? जी, उसमें बेसिक रीज़न एकेडमी को शुरू करने का यही था कि जो तकलीफ़ हमें आ रही थी, जैसे निसाब कहाँ है, कहाँ से डाउनलोड करना है, क्या पढ़ना है, पेपर फर्स्ट में क्या पढ़ना है, सेकंड में क्या पढ़ना है। पेपर फर्स्ट में पहले 40% का क्राइटेरिया था, 40% गेन करोगे तो सेकंड चेक होगा। पहले 3 पेपर हुआ करते थे, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर। वो क्राइटेरिया कैसे समझ में आएगा, 40% कैसे हमें मिलेगा। फिर उसमें 10 यूनिट होती है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, कॉम्प्रीहेंशन है, कम्युनिकेशन है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, लॉजिकल रीजनिंग है, हायर स्टडीज़ है, ICT है। तो इस पर हमें मवाद कहाँ से मिलेगा, कौन सी किताबें पढ़ना है। उर्दू में फिर 10 यूनिट्स है। तो पहले का जो निसाब था वो कुछ मुबहम था, तो किन किताबों को पढ़ना चाहिए। उस वक्त भी कुछ किताबें थी लेकिन वो आउटडेटेड हो चुकी थी, लेकिन उन किताबों का नाम बताने वाला भी कोई मौजूद नहीं था। तो उसी वक्त जहन में जो ख्याल आया था कि जो तकलीफ़ हम उठा रहे हैं, हो सकता है ये मेरी कम इल्मी रही होंगी कि मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल तकलीफ़ तो हुई थी। और उस तकलीफ़ के इजाले के लिए फिर हमने नूरी एकेडमी चैनल को जो शुरू किया, हमने स्टार्ट में सबसे पहला लेक्चर उस पर जो किया तो यही था, UGC नेट का सिलेबस। वो सिलेबस क्या है और उस सिलेबस को किन किताबों से हम पढ़ सकते हैं। और फिर एक एक यूनिट लेकर, एक एक टॉपिक लेकर उसके ऊपर हमने काम करना शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह ताला अब तक मेरे जो है नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर 1000 से ज़ायद लेक्चर्स वो अपलोड हो चुके हैं। और नूरी एकेडमी एप्लीकेशन पर 600 से ज़ायद लेक्चर्स UGC नेट के सिलेबस के हवाले दोनों अलग अलग है? अच्छा, दोनों अलग अलग है जी। तो इस तरीके से इतने कम दिनों में इतने लेक्चर्स जो है वो हो चुके, अपलोड हो चुके हैं। और काफ़ी उसको स्टूडेंट्स की जानिब से रिस्पांस भी मिल रहा है, स्टूडेंट्स देखते भी है। अभी जो गूगल का एनालिटिकल व्यू होता है उसमें भी जब हमने देखा तो लाखों की तादाद में, कई लाख घंटों तक स्टूडेंट्स ने हमारे लेक्चर्स को देखा है। हाँ, ये और बात है कि सब्सक्राइबर की तादाद जो है 27%, 30%, 35%, क्योंकि एनालिटिकल व्यू में बताता है लोग लेक्चर्स देख तो रहे लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो मतलब इस वक्त ऑन रिकॉर्ड जो है 96,000 से कुछ ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर है, लेकिन देखने वाले उससे भी ज़्यादा है, वो देखते हैं। हाँ, काम और भी होना बाकी है, काम को और भी ज़्यादा म्यारी करना बाकी है। उसके ऊपर हमारी टीम जो है वो वर्क कर रही है, क्योंकि इसमें ऑडियो वीडियो का बहुत अहम रोल होता है, प्रेजेंटेशन का अहम रोल होता है। उसको हम मज़ीद अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हम स्टूडेंट से भी सपोर्ट चाहेंगे। वो वीडियोस
स्टूडेंट्स ज़्यादा देखते हैं, जिसके थंबनेल्स पर लिखा होता है 5 मिनट्स में 5 ट्रिक्स JRF कामयाब करने के लिए, है ना, आओ 5 मिनट में PhD करे। तो वो वीडियोस के ऊपर लाखों में व्यूज़ जाते हैं। हमने अपनी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ PhD कैसे करें वो 8 घंटों में बताया है ना। सिनॉप्सिस कैसे बनाना है, इंटरव्यू कैसे फेस करना है, थीसिस राइटिंग का प्रोसेस क्या होगा, कंपाइलेशन कैसे करना है, ड्राफ्ट कैसे तैयार करना है, और डेजर्टेशन क्या है, सबमिशन क्या है, ये 8 घंटों में बताया। लेकिन चूँकि अब 8 घंटा कौन देखेगा, तो वो फिर वो उतने व्यूज़ नहीं मिलते हैं। हाँ, इसी को अगर मैं बता दूँ कि 5 मिनट में PhD करने का तरीका जानिए, तो फिर वो लाखों में जाएंगे। लेकिन वो आपका म्यार नहीं, कोई भी चीज़ 5 मिनट में, हाँ 5 मिनट में हासिल हो ही नहीं सकती है। जैसे अब मैं अगर अपनी थीसिस बताऊँ यहाँ पर, तो इतनी ज़ख़ीम थीसिस, अब ये लिखने का तरीका हम 5 मिनट में कैसे सिखा सकते हैं। अब ये लिखने के लिए तो आपको कुछ वक्त देना होगा, कुछ समझना होगा। तो इस तरीके से ये है, यानी ये सपोर्ट हमें स्टूडेंट्स की तरफ से भी चाहिए। हम अपने आप को अपडेट तो कर रहे हैं, लेकिन जो व्यूवर्स हैं उनकी तरफ से भी ये सपोर्ट अगर मिलता है तो और भी बहुत सारे अज़ाइम हैं। जैसे इससे पहले मैंने अनाउंसमेंट किया था कि 3 कोर्सेज़ हमारे लॉन्च होने वाले हैं। पहला कोर्स है आओ PhD कैसे करें। इसमें मुकम्मल लेक्चर्स, अभी तो 8 घंटों के लेक्चर्स मेरे यूट्यूब पर अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर हम लेसन की सूरत में, बाज़ाब्ता डेमो के साथ में, जैसे लेसन अगर मेरा है सिनॉप्सिस कैसे तैयार करें, तो सिर्फ हम एक सिनॉप्सिस पर बात नहीं करेंगे, हम उस पर 5-7 डेमो लेंगे। शायरी पर एक सिनॉप्सिस बनाना सिखाएंगे, नस्र पर एक सिनॉप्सिस बनाना सिखाएंगे, तनकीद व तहकीक पर एक सिनॉप्सिस बनाना सिखाएंगे, शख्सियत पर अगर कोई मौजू सिलेक्ट करना चाहते हैं तो शख्सियत पर किस तरीके से टाइटल सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है, सिनॉप्सिस में क्या होना चाहिए, वो सारी बातें उसमें सिखाई जाएंगी। तो इस तरीके से पूरा एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में वो कोर्स लॉन्च होने वाला है। और दूसरा है आओ शायरी सीखे, तो इस कोर्स की काफ़ी डिमांड भी है। सर ये अभी करंट में ही आपने अभी इसका अनाउंस किया है ना? हाँ, जब मेरा PhD यानी मुकम्मल हुआ उसके बाद में जब हमने, क्योंकि होता ये है ना, अगर मैं PhD कंप्लीट करने से पहले ये लॉन्च करूँ तो फिर वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फारिगीन जो है वो वहाँ पर आ जाते हैं, पहले ख़ुद तो PhD कर ले, उसके बाद में दूसरों को सिखाना। तो हमने पहले खुद की, जैसे UPSC के हवाले से उर्दू ऑप्शनल मैं पढ़ाता भी हूँ, बताता भी हूँ, क्लासेस भी लेता हूँ, लेकिन वही चीज़ अगर एक IAS ऑफिसर, एक IPS ऑफिसर आकर बता रहे, वर्दी में बता रहे, तो उनकी बात जो है ना ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि उन्होंने उस एग्ज़ाम को पास किया है, वो उस फील्ड में है, वो शोबे में है। सेम चीज़ को मैं बता रहा हूँ, लेकिन चूँकि मैं एक उर्दू का टीचर हूँ, तो वो रब्त या वो इम्पैक्ट जो स्टूडेंट्स पे जाना चाहिए वो नहीं जाता है। तो इसीलिए हमने उसको डिले किया, और अब हम जो है वो कोर्स को लॉन्च करने वाले हैं, PhD कैसे करें। दूसरा है आओ शायरी सीखें, इसमें बाज़ शोराए किराम से बात जारी है, बहर सिखाना और कवायद बताना, शेर कैसे लिखना, इस्लाह कैसे करना, क्योंकि ये फ़न बड़ा आला है, लेकिन अब उसके माहिरीन जो है वो कम होते जा रहे हैं, तो उसको हम लॉन्च करना चाह रहे हैं। और तीसरा हमारा कोर्स है उर्दू ग्रामर के हवाले से, उर्दू कवायद के हवाले से ना। उर्दू कवायद वो काफ़ी मजबूत होना चाहिए, यानी हर टीचर के लिए, चाहे वो D.Ed किया हो, B.Ed किया हो, या नेट सेट करके प्रोफेसर बनने का इरादा हो, बहरहाल बुनियादी बातों से वाकफियत ज़रूरी है। तो पूरा KG to PG जितने भी कवायद हैं हम उसके अंदर वहाँ पर कवर करने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। सर आपने कहा कि आओ शायरी सीखे, ये किताब लॉन्च होना है, कोर्स लॉन्च होना है, सॉरी। तो सर कुछ लोगों का ख्याल इस पर यह भी है कि शायर बनता नहीं है, शायर पैदा होता है। तो क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि ये जो कोर्स लॉन्च होगा आओ शायरी सीखे, तो जैसे बहुत सारे लोग हैं कि जो शायरी करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और वो अपने तय, उन्हें किसी की रहनुमाई नहीं है, कोई जो है तो उनको बताने वाला नहीं है, कोशिश करके कुछ न कुछ रदीफ़ व काफ़िया मिलाकर राइमिंग मैच हो जाए तो लिखने की कोशिश करते हैं, तो इस कोर्स के बाद उन्हें कहाँ तक रहनुमाई मिल सकती है? ये तो फैक्ट है, क्योंकि कहा जाता है, बड़ा मशहूर मक़ौला है, लीडर्स आर बॉर्न नॉट क्रिएटेड, लीडर्स पैदा होते बनाए नहीं जाते हैं। तो शायर भी यही है, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ मामला ये है कि निसाब में बहरें शामिल होती है। जैसे रुबाई पढ़ना है तो बहर हज़ज का इल्म उनको होना चाहिए, बहर मुतकारिब का इल्म होना चाहिए, फिर कुछ बहरें जो है वो कामिल बहरें होती है, कुछ बहरें महजूफ बहरें होती है। अब ऐसे में निसाब तो उन्हें पढ़ना ही है। एग्जाम्पल जैसे जितनी रुबाइयात है वो उसके लिए औज़ान मुख्तस है, 24 औज़ान उसमें होना चाहिए, और बहरे हज़ज में वो होना चाहिए।
इसी में जब आप और सिन्फ को देखेंगे, जैसे रुबाई है, कता है। रुबाई में मिसरों की तादाद 4 है, कता में भी मिसरों की तादाद 4 है। अब एक तालिब इल्म को रुबाई भी पढ़ना है और कता भी पढ़ना है। अब उसका एक पहला उसूल ये होता है कि रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा वो हम रदीफ़ और हम काफ़िया होता है। तो इसको हम कोड करते हैं 124, पहला, दूसरा, चौथा, ताकि वो स्टूडेंट्स को याद रहे। अब कता में जब हम देखते हैं तो कता के लिए ये है कि दूसरा और चौथा मिसरा हम रदीफ़ और हम काफ़िया होना चाहिए। इसको हम कोड करते हैं 24। लेकिन बाज़ कतात ऐसे भी नज़र आते हैं जिसमें शायर जो है वो चारों मिसरों में रदीफ़ और काफ़िया का एहतमाम करता है, क्योंकि बंदिश नहीं है कि 2 और 4 ही में होना चाहिए। ये शायर की मर्ज़ी पर मबनी है कि वो या तो चारों में इस्तेमाल करे या कम से कम इन 2 में तो होना ही चाहिए। रुबाई में भी ऐसा है, रुबाई का पूरा दारोमदार चौथे मिसरे पर होता है, और कता में भी ये हम रदीफ़ और हम काफ़िया का मसला आ रहा है। तो अब दोनों 4-4 मिसरों पर मुश्तमिल है। तो जबकि हमारे निसाब में शामिल है, 11वीं जमात में भी बहर पढ़ाई जाती है, 12वीं में भी पढ़ाई जाती है, यूजी में भी पढ़ाई जाती है और पीजी में भी पढ़ाई जाती है। लेकिन वो कैसे पढ़ाई जाती है अल्लाह मालिक है, वल्लाह अलम बिस्सवाब। यानी क्योंकि जो पढ़ा रहा है उसको भी बहर से मुकम्मल हद तक वाक़ियत नहीं होती है। तो पीजी में आ जाने के बाद भी जब उससे सवाल पूछा जाता है तो वो सवाल का जवाब देने की अहलियत वो उसमें नहीं होती है। तो इस कोर्स के ज़रिए से, ठीक है, शायर मुकम्मल तौर पर वो मुनव्वर राना ना बन सके, राहत इंदौरी ना बन सके, लेकिन इतना तो हो जाएगा कि 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर उनके इम्तिहानात में इसकी वजह से माइनस हो जाते, कट हो जाते हैं। कम से कम इतना इल्म तो उनके पास हो जाएगा कि वो जो बुनियादी 9 कवायद है कि मुतहरिक हर्फ के सामने मुतहरिक चाहिए, साकिन के सामने साकिन चाहिए, कभी जो है बड़ी आवाज़ छोटी में तब्दील हो जाती है, कभी छोटी आवाज़ को बड़ी आवाज़ में तब्दील कर दिया जाता है, कभी जो है वो हक्कारी हुरूफ जो है, पहले हक्कारी हुरूफ का कायदा ये था जैसे झो या छो तो उसको एक हर्फ काउंट किया जाता था, जीम देखा जाएगा या चोर देखा है। लेकिन अब यह है कि हक्कारी हुरूफ को भी शामिल कर दिया गया, क्योंकि हुरूफ तहज्जी उसमें अभी भी तजाद है। कुछ लोग का मानना है कि हुरूफ तहज्जी 36 है, कुछ का मानना है कि 37 है, लेकिन मुत्तफ़क़ा तौर पर अब लोग इस बात के कायल हो रहे हैं कि 37 है, क्योंकि जो 36 वाले उनका ये कहना है कि हमज़ा ही अलिफ़ है या अलिफ़ ही हमज़ा है, तो उसका शुमार नहीं करते हैं। लेकिन बाज़ जगह पर हमज़ा पढ़ा भी जाता है, जैसे माने अंदलीब, अब यहाँ पर हमज़ा जो है वो इजाफ़ी तरकीब में आया, लेकिन जब हम पढ़ते आईना, अब आईना में तो बतौर एक हर्फ क्या आ रहा है तो उसको शुमार किया जाएगा। उसी तरीके जब हम हक्कारी हुरूफ को भी शामिल कर लेते तो हुरूफ की तादाद जो है वो 51 या 52 हो जाती है। तो इतने जो बेसिक कवायद है जिसके ज़रिए से हम रुबाई में जो 24 औज़ान है, या जैसे एक बहर है फ़ाउलन 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 फ़ाउलन, इसमें एक रुकन में 5 हर्फ है, एक मिसरे में 20 हर्फ है और 2 मिसरों में 40 हर्फ है। तो वो इन कवायद को अगर जानता है, जो बेसिक कायदे 9 कायदे जो है, तो वो एटलीस्ट काउंट कर सकता है, और काउंट करने के बाद में वो उस सवाल का जवाब वहाँ पर दे सकता है कि हाँ ये इस बहर में है या इस रुकन में है। जैसे मुसद्दसे हाली को हम देख सकते हैं, वो पूरी इसी बहर के अंदर लिखी गई है। तो और भी एग्ज़ाम्पल है इस ताल्लुक़ से, क़तात के हवाले से, रुबाई के हवाले से। फिर एक सिन्फ होती मुरब्बा, है ना। अब मुरब्बा में भी 4 ही मिसरे होते हैं, तो अब कैसे शनाख्त हो, तो फिर शनाख्त करने का तरीका ये है कि रुबाई के लिए एक बहर मुख्तस है, उस बहर के अलावा किसी और बहर में रुबाई नहीं लिखी जाती, लेकिन क़ता और मुरब्बा वो किसी भी बहर में लिखा जाता है। तो फिर वो औज़ान का इल्म जब हो जाएगा, यहाँ तो वो स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि वज़न किसे कहते हैं, औज़ान किसे कहते हैं, बहर किसे कहते हैं, अरकान की जुमला तादाद क्या होती है। जैसे हाइको है, अब हाइको में जो है वो 17 अरकान चाहिए। अब वो जुमले जो होते हैं, वो मिसरे जो होते हैं वो छोटे बड़े होते हैं, तो हम कैसे पता। जैसे बैकल उत्साही एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, तो उन्होंने जो लिखा है हाइको जो लिखा है, या फिर तराइले देख लो, जबकि ये असनाफ जो हिंदुस्तानी नहीं है, ये कुछ फ़्रांस से आई है, कुछ जापान से आई है। लेकिन अगर इन बेसिक कवायद का इल्म उनको हो जाए तो ये तरकीब जो है इस सवालों के एतबार से या यूजी पीजी एग्ज़ाम के हवाले से उसके अंदर वो कामयाबी हासिल कर लेंगे। और ठीक है, शायर पैदा नहीं होते, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन हाली में ज़ौक़ को जब गाली ने महसूस किया तो गालिब ने कहा हाली से कि यूँ तो मैं किसी को फ़िक्र शेर की सलाह नहीं देता, लेकिन तुम में वो ज़ौक़ नज़र आ रहा है, तो आप इस जानिब कदमों को बढ़ाइए। और फिर हाली ने जब कदम बढ़ाया तो वो मुक़द्दमे शेर व शायरी लिखकर उर्दू के पहले नक़ाद बनते, पहले तनकीद निगार बनते हैं। तो
तबीयत में ज़ौक़ है और मेहनत करने से जो है वो समर हासिल हो। सौदा को देख लीजिए, सौदा कसीदे का नक्काश अव्वल, यानी हिंदुस्तान में उर्दू कसीदे का बावा आदम सौदा, लेकिन लिखा करते थे फ़ारसी में। उनको एक आम शख्स ने दिया कि भैया फ़ारसी तुम्हारी मादरी ज़ुबान नहीं रह गई है, ठीक है तुम आए, तुम्हारे पूर्वज आए थे, लेकिन अब वो तुम्हारी ज़ुबान नहीं है, तो अब तुम फ़ारसियों का मुकाबला हिंदुस्तान में रहकर नहीं कर सकते, तो अब तुम रेख्ता में तब आज़माई करो। तो वो तब आज़माई जब उन्होंने रेख्ता में की तो कसीदे के नक्काश अव्वल बन जाते हैं। तो यही है कि ठीक है, यानी मुकम्मल तौर पर शायर ना बन सके, लेकिन जिनमें वो ज़ौक़ है, जिनमें वो कैफियत है, वो फीलिंग है, वो जज्बा है, तो यकीनन इस अमरों में आगे बढ़ सकते हैं। तो उर्दू का ही पुराना नाम रेख्ता कहा जाता है ना? हाँ जी, असल में रेख्ता जो है वो कहा जाता है बिगड़ी हुई शक्लों को, है ना, बिगड़ी। ये इसका माना है, रेख्ता का माना बिगड़ी हुई शक्ल, रेख्ता बिगड़ी हुई शक्ल। अब वो उसके लिए जो है पूरा वो फिर हमको देखना होगा, जैसे ज़ुबानों के 8 ख़ानदान है ना, अमरीकी है, मलायाई है, बातू है, फिर हिंदू यूरोपी है। फिर हिंदू यूरोपी ख़ानदान जब आगे बढ़ता है तो हिंदुस्तान में जब आता है, एशिया में जब आता है वो हिंदुस्तान की सरहद में, तो वो हिंद आर्याई ख़ानदान बन जाता है। फिर हिंद आर्याई ख़ानदान को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, कदीम हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई, जदीद हिंद आर्याई। फिर कदीम हिंद आर्याई को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, जो वेद की जो 4 किताबें हैं वो हमें, हाँ, ये हमें नज़र आती है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो संस्कृत ज़ुबान जो है वो दफ्तरी ज़ुबान बन जाती है, और दफ्तरी ज़ुबान बनने के बाद में ज़ुबान का शुद्धिकरण किया गया, यानी ज़ुबान को और ज़्यादा शुद्ध किया गया। उसके लिए फिर पतंजलि की किताब थी महाभाष्य, और फिर उसमें और भी किताबें नज़र आती है, जैसे रज़मिया किताब महाभारत हमको नज़र आती है। तो जब शुद्धिकरण किया गया तो वो अवामी बोलचाल से संस्कृत दूर हो गई, क्योंकि एक हलवाई है उसको ये नहीं पता कि ये मेरा कलम है या मेरी पेन है, उसको इससे मतलब नहीं कि इसको मुज़क्कर बोलना चाहिए कि इसको मुअन्नस के ज़ुमरे में इस्तेमाल करना। उसका मकसद तो सिर्फ ये है कि मेरे बच्चों के दस्तरखान पर 2 वक्त की रोटी आना चाहिए, उसको तज़कीर व तानीस से कोई गर्ज़ व गायत नहीं है। तो जब शुद्धिकरण किया गया तो अवामी बोलचाल से वो ज़ुबान दूर हो जाती है, और फिर एक नई बोली वजूद में आती है जिसको कहते हैं प्राकृत। ये भी संस्कृत वर्ड है, प्राकृति से बना है, नेचर, फितरी ज़ुबान, फितरी ज़ुबान। फिर सबसे पहली जो फितरी ज़ुबान है वो पाली है। गौतम बुद्ध के जो नज़रियात है वो पाली ज़ुबान में अशोक सम्राट ने पेश किए हैं। अब अशोक का भी मामला जो था वो बड़ा अजीब था। अशोक पूरी दुनिया को फ़तेह करना चाहता था, फिर वो कलिंग की जंग के अंदर हज़ारों लाखों इंसानों को जो है वो कत्ल गारत गिरी की शक्ल में मार दिया गया, और जब बहता हुआ खून देखा तो फिर वो अंदर का इंसान जाग जाता है कि अब मुझे जो है वो संन्यास लेना चाहिए, और वो फिर गौतम बुद्ध के नज़रियात को आम करते, स्तूपाज है, पिलर्स है, रॉक्स है, वहाँ पर उन चीज़ों को पेश करते हैं। लेकिन पाली को जब एक बादशाहत के ज़ेर साया परवान चढ़ने का मौका मिला तो अब वो भी प्राकृत नहीं रहेगी, अब वो भी बोली बन जाती है। बोली फिर ज़ुबान का रूप इख्तियार कर लेती है। तो जब बोली जब ज़ुबान का रूप इख्तियार कर रही है, उसको शुद्ध बनाया जा रहा है, उसके कवायद, उसके व्याकरण, उसके ग्रामर बनाए जा रहे, तो फिर संस्कृत क्या बुरी थी ना। जब संस्कृत में उसूल ज़ाब्ते बने तो लोग प्राकृत की तरफ आए, प्राकृत में भी उसूल ज़ाब्ते बनना शुरू हो गए तो फिर लोग और उससे भागने लगे। अब उसको भागने लगे तो अब वो बनी अपभ्रंश। अपभ्रंश के माना होते हैं बिगड़ी हुई बोली, बिगड़ी हुई भाषा। वो तो ऑलरेडी प्राकृत थी, प्राकृत से फिर जो अपभ्रंश है, एक इलाका है यूपी में, उसको कहा जाता है शोरसेन। शोरसेन का आज का जो मौजूदा नाम है मथुरा, पूरी एक सल्तनत थी, शोरसेनी ज़ुबान बोली जाती थी, मथुरा आज उसका मौजूदा नाम है। शोरसेनी अपभ्रंश जो बिगड़ी हुई भाषा थी, उससे फिर एक ज़ुबान निकलती खड़ी बोली। खड़ी बोली, अब ये अलग नज़रिया है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया यह है कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली, और दीगर मुहक्किकीन का नज़रिया है कि उर्दू जो है वो खड़ी बोली से निकली। अब उसको एक उदाहरण के तौर पर ये समझ सकते हैं खड़ी बोली क्यों नाम दिया गया, क्योंकि इसका फ़ेल हो, फ़ाइल हो, मफ़ूल हो, सिफ़त हो, हर जगह आपको ज़बर नज़र आएगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मेरा बड़ा बेटा गया, मेरा बड़ा बेटा गया। अब इसमें फ़ेल भी आ जा रहा है, फ़ाइल भी आ जा रहा है, मफ़ूल भी आ रहा है इसके अंदर। अब हर जगह आखिरी जो हर्फ है वो ज़बर पर ख़त्म हो रहा है। मेरा ज़बर है, बेटा ज़बर है, गया ज़बर है, हर जगह। तो इस वजह से इसका नाम जो है खड़ी बोली दिया गया। लेकिन मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया है कि ब्रिज भाषा से निकली, जबकि ब्रिज भाषा आ का नहीं ऊ का लहजा रखती है। जैसे इसी जुमले को अगर मैं ब्रिज भाषा में बोलूँगा तो इस तरीके से बोला जाएगा, मेरो बड़ो बेटो गयो, यानी ऊ का लहजा आखिर में वहाँ पर नज़र आता है। यहाँ पर इसको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक मूवी थी करण अर्जुन,
उसमें कुछ कोई कैरेक्टर था, पूरी मूवी तो हमने देखी नहीं है लेकिन स्टूडेंट्स को समझाने के लिए बताते हैं। उसमें कोई जुमला था, ठाकुर तो गयो, है ना। तो वो जो है वो यही ब्रिज भाषा है। आज भी यूपी के इलाकों में ये भाषा का इस्तेमाल होता है, खड़ी बोली और ब्रिज भाषा। एक आ का लहजा रखती है, एक ऊ का लहजा रखती है। फिर वो आपको मगरिबी ज़ुबानों को देखना होगा, फिर उसमें हरियाणवी है जिसे बांगड़ू भी कहा जाता है, जाटू है, और फिर खड़ी बोली है, अपभ्रंश है। फिर उसके ज़रिए से धीरे धीरे उर्दू को ना मुख्तलिफ़ नामों से याद किया गया। पहले इसको रेख्ता कहा गया, उर्दू मोहल्ला कहा गया, लश्करी कहा गया, बाज़ारी कहा गया, है ना। बाज़ारी बोले तो आम लोगों की ज़ुबान, बाज़ार में रहने वालों की ज़ुबान। म्यारी लोग, शुरफ़ा लोग, बादशाह लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते थे। खलत मलत की ज़ुबान, कुछ अल्फाज संस्कृत के है, कुछ अल्फाज अरबी के है, कुछ अल्फाज हिंदवी के है। हिंदी नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि हिंदी तो सीज़र की पैदाइश है ना। सीज़र बोले तो ज़बरदस्ती जो बच्चा पैदा किया जाता है, ये अंग्रेज़ों ने उर्दू के पेट से हिंदी को पैदा किया है 1857 में, क्योंकि वो लड़ाओ और हुकूमत करो को जो कंसेप्ट था ये हिंदवी था, है ना। इसका एक कायदा ये है कि अगर किसी चीज़ को निस्बत देनी हो तो सीता हटाकर या लगाया जाता है। जैसे तुर्किस्तान, अब तुर्किस्तान का कोई बाशिंदा है, निस्बत देनी हो तो तुर्किस्तान भी नहीं कहा जाएगा, उसको तुर्की कहा जाएगा। सीता हटा दिया जाएगा और तुर्की या लगा दिया जाएगा तो तुर्की। जैसे अफ़गानिस्तान, तो सीता हटाकर या लगा दिया जाएगा। उसी तरीके से हिंदुस्तान, अब हिंदुस्तान में सीता हटा के या लगा दिया गया तो वो बन गया हिंदी या हिंदवी, क्योंकि कुछ लोग पेश से लिखते हैं, कुछ लोग वाव से लिखते हैं, तो बनता है हिंदी या हिंदवी। तो ये मुगालता होता है कि ये हिंदी है, ये वो हिंदी नहीं है, ये उर्दू ही का नाम पहले हिंदी था या हिंदवी था। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा है हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, यानी वो जो मशहूर कलाम है सारे जहाँ सच्चा, उसमें हिंदी है हम वतन, यानी हमारा मुल्क एक है, हमारी ज़ुबान एक है, हम एक मुल्क के बाशिंदे हैं, हम एक बोली बोलने वाले हैं। तो ये यानी वो हिंदी थी या वो हिंदवी थी। तो उर्दू का नाम पहले हिंदवी भी था, रेख्ता भी था, उर्दू मोहल्ला भी था। फिर 1800 में एक बड़ी शख्सियत आती है जिसका नाम है शेख इमाम बख्श नासिख, है ना। ये 1800 में एक तहरीक शुरू करते हैं, उनका नाम था तहरीक इस्लाह ज़ुबान, और वो ज़ुबान को साफ़ करते। फ़ारसी की तराकीब का इस्तेमाल उसमें किया जाता है। वो मतरूक अल्फाज, यानी वो अल्फाज जिनका इस्तेमाल नहीं होता है, जैसे अंजो, अंजो एक लफ्ज़ है, अंजो का माना होता है आंसू, अब वो मतरूक हो चुका है तो अब उसका इस्तेमाल नहीं होता है। अब जैसे दरवाज़ा, दरवाजे को पहले कहा जाता है कवाड़, है ना, अब वो मतरूक हो गया, अब वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे जमा बनाने का कायदा, पहले जमा बनाने का दक्कन में कायदा था अलिफ नून गुन्ना, अलिफ नून गुन्ना के ज़रिए से जमा बनाई जाती थी। जैसे एग्जांपल के तौर पर बाँस से बाता, है ना, बयास से बयाज़ा, किताब से किताबा। तो इसे मायूब समझा जाता है कि यार ये कैसी उर्दू बोल रहा है, लेकिन ये दक्कन का कायदा था। और उर्दू जो फली फुली है, परवान चढ़ी, वो दक्कन ही में चढ़ी है, क्योंकि बहमनी सल्तनत के ख़ात्मे के बाद जो 5 सल्तनतें मारिज़ वजूद में आई थी, कुतुब शाही, आदिल शाही, निज़ाम शाही, इमाद शाही, बुरीद शाही, तो इनके फरमा रवाओं ने उर्दू को परवान चढ़ाया था। तो अब शेख इमाम बख्श नासिक ने क्या किया, जमा बनाने का कायदा तब्दील कर दिया। अब अलिफ नून गुन्ना नहीं है, अब या नून गुन्ना है। जैसे स्कूल से स्कूलें, किताब से किताबें, बयाज से बयाज़े, इस तरीके से कायदा बनाया गया। लेकिन वो जो टकराव था, तसादुम था शुमाली हिंदुस्तान और जुनूबी हिंदुस्तान, ऐसा नहीं है कि शुमाली हिंदुस्तानियों ने जो कायदा बनाया वो दक्कन में नहीं पहुंचा था, लेकिन इनके पास भी तो इल्म था, इनके पास भी तो मर्तबा था। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारा कायदा तुम अदा करो, हमारा कायदा हम संभालेंगे। तो इस तरीके से वो दक्कन में आज भी वो रविश, वो रिवायत जो है वो बरकरार है। लेकिन इमाम बख्श नासिक ने जो है ना बहुत अहम काम किया। जैसे नैन है, सनम है ना, दवा दारू है। असल में दवा दारू, असल में दारू दवा वो दवा ही के माना में इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे अल्फाज हैं जो शेख इमाम बख्श नासिक ने किया। तो उसमें एक नाम रेख्ता भी था। तो इमाम बख्श नासिक ने फिर एक फ़ैसला सादिर किया कि आज के बाद उर्दू को सिर्फ उर्दू के नाम से याद किया जाएगा, ना कोई इसको रेख्ता कहेगा, ना कोई इसे उर्दू मोहल्ला कहेगा, ना कोई इसे हिंदवी कहेगा, ना कोई इसे हिंदी कहेगा। तो ये उनका एहसान है कि ज़ुबान तो एक थी लेकिन कई नामों से याद की जाती थी। लेकिन उन्होंने फिर ये फ़ैसला किया कि आज से इसे उर्दू ही कहा जाएगा, और तब से लेकर आज तक हम इसे उर्दू ही कह रहे हैं। और उर्दू जो लफ्ज़ है वो तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसका माना होता है लश्कर। अब लश्कर का माना क्यों, ये फ्रीलांसर के तौर पर, है ना। जैसे फ्रीलांसर राइटर होते हैं, है ना, किसी ने कुछ पैसा दिया तो उनके लिए लिखने लग जाते हैं। कुछ व्लॉगर होते, कुछ ब्लॉगर होते, UN के लिए कुछ लिखते हैं।
तो उसी तरीके से कुछ फाइटर्स होते थे, इन्होंने अगर सोना दिया तो इनकी तरफ से लड़ने लग जाते थे, इन्होंने सोना दिया तो इनकी तरफ से। तो उनकी जो ज़ुबान थी, अब हिंदुस्तान में सब जमा हुए, तो कोई ईरान से आया है, कोई इराक़ से आया है, फिर उसमें अब्दाली आया है, गौरी आया है ना, शहाबुद्दीन गौरी है, अहमद शाह अब्दाली है, दुर्रानी है, और फिर यहाँ के जो अलग अलग इलाक़ों की जो भाषाएँ थी उनकी खलत मलत से जो ज़ुबान बनी तो लश्करी थी, मिली जुली भाषा थी, इसीलिए उसको बिगड़ी हुई भाषा कहा जाता था, यानी शुरफा की भाषा नहीं थी। लेकिन उसको जब निखारा गया, ये उर्दू की सबसे ख़ास बात है कि वो ज़ुबान जो कल तक बाज़ारी कहलाती थी, कुछ सालों के बाद में शाही रोज़नामचे उसी ज़ुबान में लिखे जाने लगे। और जब मुग़ल आए तो यहाँ की जो ज़ुबान थी, दफ्तरी ज़ुबान फ़ारसी थी, तो फ़ारसियों को उन्होंने ख़ारिज करके उर्दू को दफ्तरी ज़ुबान बनाया। और सल्तनतों में शाही अतालिक जो थे वो उर्दू के मुकर्रर हुए। दाग दहलवी कहाँ के? दाग दहलवी की पैदाइश चांदनी चौक की है, लेकिन वो किले मुअल्ला में परवान चढ़े और शाही अतालिकों ने उनको जो है उर्दू सिखाई। और फिर बाद में जब उन्होंने उर्दू में कारनामा अंजाम दिया तो बोलते हैं सारे जहाँ में धूम हमारी ज़ुबान की है। तो इस तरीके से उर्दू का ये पूरा सफ़र जो है वो अब तक चलता आ रहा है। दोस्तों देखिए, ये उर्दू का सदियों का सफ़र जो था, जो आज तक पहुँचा है, वो सर की ज़ुबानी हमने बड़े ही इल्मी तहकीकी अंदाज में हमने सुना है। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि आप उर्दू ज़ुबान के अदीब भी है, मुसन्निफ़ भी है, और ये भी कहा था कि हर शख्स अपनी ज़ुबान के पर्दे में छुपा हुआ है, ज़ुबान जब खुलती है तो वो अपना तारुफ़ ख़ुद पेश करता है। तो अभी आप सर को सुनकर यकीनन उनकी शख्सियत का अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने इन्हें कितना नवाजा है। सर, नूरी एकेडमी पर हमने पीछे बात की, अब तक कितने तलबा और तालिबात ने नूरी एकेडमी से इस्तेफ़ादा किया है, फ़ायदा उठाया है, किस तरह का फ़ायदा उन्हें पहुँचा है? जी देखिए, नूरी एकेडमी पर अगर मैं यूट्यूब की बात करूं तो 96,000 से ज़्यादा अभी इस वक्त वाबस्तगान है। हमारे एप्लीकेशन पर भी सैकड़ों की तादाद में है। और रिकॉर्ड की अगर बात की, नहीं आदाद शुमार की अगर हम बात करते हैं तो अब तक 150 से ज़ायद स्टूडेंट्स ने यूजीसी नेट एग्ज़ाम, जेआरएफ एग्ज़ाम, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम नूरी एकेडमी के ज़रिए से उन्होंने कामयाब किया है। और अगर एकेडमी के ज़रिए से उनको जो फेलोशिप मिली है उसकी हम बात करते हैं तो तकरीबन 12 से 13 करोड़ रुपया हुकूमत हिंदुस्तान ने अब तक हमारे स्टूडेंट्स को फराहम किया है रिसर्च करने के लिए, पीएचडी करने के लिए। माशाअल्लाह। लेकिन ये वो डेटा है सर, बहुत बड़ी बात जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो डेटा है जो स्टूडेंट्स ने हमें बताया है ना। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो पास भी हो जाते हैं, सर्विस पर लग भी जाते हैं, जेआरएफ भी हासिल कर लेते, लेकिन वो हमें बाखबर नहीं करते। तो ये वो डेटा, यानी 150 से आयद डॉक्टर मुशाहिद हुसैन साहब जो है, उनका ये कहना है कि अब तक हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से इतने वाफर मिकदार में स्टूडेंट्स नहीं निकले जो नूरी एकेडमी के ज़रिए से निकले हैं। उनका दूसरा जुमला ये है कि शायद ही हिंदुस्तान की कोई यूनिवर्सिटी जिसमें उर्दू शोबा है वो बाकी बची हो जिसके स्टूडेंट्स ने नूरी एकेडमी से फैज़ ना पाया हो। तो अभी हम ताला यूजी है, पीजी है, और पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, यूजीसी नेट एग्ज़ाम है, सीटेट एग्ज़ाम है, टीटी एग्ज़ाम है, टीजीटी एग्ज़ाम है, पीजीटी एग्ज़ाम है। इन सभी इम्तिहानों में लोगों ने कामयाबी हासिल करके वो अहम मनसब पर इस वक्त फ़ाइज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। क्लास 1 ऑफिसर है, लेक्चरार है, और मुख्तलिफ़ शोबाजात में वो अपनी खिदमत अंजाम दे। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी रिसर्च कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटियों में एज ए प्रोफेसर वो अपनी खिदमत अंजाम देंगे इंशाअल्लाह ताला। सर, अभी हाल ही में सिल्वर एजुकेटर अवार्ड ये दिया गया, तो इसका पस मंज़र क्या था, थोड़ा सा बताएं। नूरी एकेडमी की जो अचीवमेंट्स देखने को मिल रही है, जैसे अगर मैं कल की बात करूं तो नूरी एकेडमी के 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें मास्टर डिग्री में गोल्ड मेडल मिला है। तो ये हमारे जैसे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर एक बच्ची को जो है रोज़ी नाम है उनका, एक अरमान अकमल है, तो गोल्ड मेडल एमए में मिल जाना तो ये एक बड़ी बात है। अब जब ये यूजीसी नेट के लिए आएंगे तो जाहिर सी बात है गोल्ड मेडल हासिल हो रहा है तो उनका फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनको अदब की काफ़ी नॉलेज है। अब वो अगर यूजीसी नेट के एग्ज़ाम देते हैं तो इस बात का कभी इम्कान है कि उनको जेआरएफ मिल जाएगा। और जेआरएफ कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती, तकरीबन 27 लाख रुपया गवर्नमेंट पढ़ने के लिए देती है स्टूडेंट्स को। 27 लाख रुपये, और उसका कोई रिकॉर्ड देना नहीं होता है कि मैंने 27 लाख रुपये को यहाँ खर्च किया, इस मद में खर्च किया। वो स्टूडेंट एग्ज़ाम पास किए
शायद ऑन कैमरा मैं नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन ये कह सकता हूँ कि मुझे ऐसा सुनने में आया है कि अगर 25 लाख 27 लाख रुपए मिल रहा है, आप रिसर्च में कितना खर्च करोगे? 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख, उसके बाद 10 लाख में आप बहन की शादी कर दो, 5 लाख में भाई के लिए बिज़नेस शुरू कर दो। तो एक बच्चा अगर एग्ज़ाम को निकालता है तो बहन की शादी भी हो जा रही है, भाई का बिज़नेस भी शुरू हो जा रहा है, और वो खुद इतनी पढ़ लिख गई या पढ़ लिख गया कि एक अच्छा खासा रिश्ता उसके लिए भी आ सकता है। तो पूरा घर जो है वो एक फेलोशिप के माध्यम से जो है, ऐसा स्टूडेंट्स करते होंगे, मुझे इसका इल्म नहीं है, ऐसा सुनने में हाँ हो सकता है, इम्कान है इस बात का, हो सकता है कि पूरी रकम रिसर्च में भी लगाई जाए, लेकिन गवर्नमेंट को कोई ऐसा डेटा देना नहीं होता है कि बासपुरशो नहीं की जाएगी, कुछ नहीं। जी। उसके बाद पीडीएफ की फेलोशिप वो इससे भी ज़्यादा होती है, पीएचडी करने के बाद पीडीएफ होता है, पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप, स्टूडेंट्स वो भी हासिल कर सकते हैं। सर, हाल ही में आपने पीएचडी कंप्लीट किया है और अशरफ मिल्लत पर आपने पीएचडी किया। अशरफ मिल्लत ही पर आपने पीएचडी क्यों की है, कोई और शख्सियत पर आपने क्यों ना की? अगर फैक्ट बताऊं तो मेरा पहला सिनॉप्सिस जो यूनिवर्सिटी में सबमिट हुआ था वो था फ़रोग़ उर्दू में सूफिया किराम का हिस्सा। सूफिया किराम का हिस्सा, ये मेरा पहला मौजू था और हमेशा से ख्वाहिश थी इस मौजू पर। मौलवी साहब ने, अब्दुल हक साहब ने, बाबे उर्दू ने इसके ऊपर कुछ काम भी किया है, उनका एक रिसाला भी मौजूद है, रेख्ता वगैरह पर अवेलेबल है। तो उसी से मुतासिर होकर हम काम करना चाह रहे थे फ़रोग़ उर्दू में सूफिया किराम का मकाम व मर्तबा या उनका हिस्सा। लेकिन यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा गाइड अवेलेबल नहीं था जो इस मौजू पर हमारी रहबरी कर सकता था, क्योंकि हर कोई आसानी चाहता है। तो वो टाइटल, वो सिनॉप्सिस रिजेक्ट कर दिया गया। तो बड़ी मायूसी हाथ आई। फिर हमने उसमें कुछ तरमीम की, कुछ तब्दीली की, और उसमें ये उन्वान बनाया कि सूबे महाराष्ट्र में उर्दू का आगाज़ व इर्तिका, है ना। तो फिर वो टाइटल हमने पेश किया कि महाराष्ट्र के एतबार से उर्दू महाराष्ट्र में कैसे आई, कैसे परवान चढ़ी, क्योंकि महाराष्ट्र में जो है ना निज़ाम स्टेट का काफ़ी हिस्सा है। औरंगाबाद का जो इलाका है, जालना का जो इलाका है, मराठवाड़ा का जो इलाका है, तो यहाँ पर उर्दू को फलने फूलने का मौका मिला। जैसे खुलदाबाद में राजू कत्ताल शाह हुसैनी, यानी ये जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, गुलबर्गा की सरज़मीन से, उनके आबा और अजदाद ने जो काम किया है वो उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम किया है। चक्की नामा है, मौलूद नामा है, वफ़ात नामा है, मेराज नामा है, ये सब उर्दू के फ़रोग़ में लिखी गई किताब है, मज़हबी ही सही, लेकिन उर्दू के उर्दू को फ़रोग़ उससे हासिल हुआ है। तो इस पर काम करने का इरादा था, उसको फिर रिजेक्ट कर दिया गया। अब जब कमेटी होती है जिसे कहते हैं आरआरसी, तो उसमें फिर हमने कहा कि ठीक है आप ही बता दीजिए, 2 उन्वान तो हमने लाए थे, तो आप बता दीजिए कि हम किस पर कर सकते हैं, क्योंकि मैं JRF होल्डर था और टॉप रैंकर था, तो मुझे तो एडमिशन उनको देना ही था। तो उन्होंने कहा कि फ़िक्शन पर कीजिए, अफसाना है, नावल है। अब अपने सर पकड़ के बैठ गए कि अफसानों पर बात करनी है, नावलों पर बात करनी है, फ़िक्शन पर बात करनी है, तो क्या किया जाए। तो फिर वहीं पर ख़्याल आया कि वो जो ज़ौक़ है तसव्वुफ़ के हवाले से, सूफिया किराम के हवाले से, तो खानकाए माहिरा के जो अहम सपूत है, जो हिंदुस्तान के चीफ़ इनकम टैक्स कमिश्नर थे, इनकम टैक्स सेटलमेंट डिपार्टमेंट से, वो रिटायर हुए कोलकाता से, सैयद मोहम्मद अशरफ। और सैयद मोहम्मद अशरफ हिंदुस्तान की वो वाहिद शख्सियत है जिन्होंने उर्दू ज़ुबान में सबसे पहले UPSC एग्ज़ाम को कामयाब किया है। तो सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान में उर्दू ज़ुबान से सबसे पहले उन्होंने कामयाब किया। और कल उनके बड़े भाई डॉक्टर सैयद मोहम्मद अमीन मियाँ साहब, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सदर शोबे उर्दू थे, कल उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने भी यही जिक्र किया कि अशरफ मियाँ ने बाज़ाब्ता फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को लेटर लिखा कि मैंने उर्दू में एग्ज़ाम दिया है और ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा उर्दू था, तो मेरे पैनल में जो पर्सन चाहिए एक्सपर्ट बोलकर, वो कोई उर्दू नोइंग पर्सन हो, उर्दू शनासा हो। फिर कश्मीर के नाम जहन से निकल के कल हज़रत ने जिक्र किया, तो कश्मीर के कोई प्रोफेसर थे, उनको उस पैनल में, इंटरव्यू पैनल में शामिल किया गया। उसके बाद उन्हीं के भाई सैयद मोहम्मद अफजल साहब, उन्होंने जो है UPSC को उर्दू में कामयाब किया, और वो भोपाल में DIG के मनसब पर थे, और उनका भी कुछ दिन पहले वो इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, और रिटायर नहीं हुए थे, कुछ अरसा बाकी। तो सैयद मोहम्मद अशरफ साहब तो अभी कोविड के अंदर रिटायर हो गए हैं। तो खानका से उनका ताल्लुक़ भी है, तसव्वुफ़ पर उन्होंने काम भी किया है, और वो अफसाना निगार भी है। तो फिर उनकी बात को हमने कैच किया कि ठीक है आप अफसाना कह रहे हो, तो जो अफसाना निगार है सैयद मोहम्मद अशरफ, तो हम उन पर करना चाहते हैं। तो कमेटी के जो मेंबरान थे तो वो तो थोड़े से सहम गए। प्रोफेसर
गयासुद्दीन साहब, माजरत के साथ मैं बताना चाहूँगा, प्रोफेसर गयासुद्दीन साहब मौजूद थे। इस वक्त वो रिटायरमेंट के बाद, बामू से रिटायरमेंट के बाद कश्मीर में गए थे, फैकल्टी बोल के, हेड बोलकर गए थे, गेस्ट फैकल्टी बोलकर गए थे। तो उन्होंने कहा कि आप अशरफ मियाँ को कैसे जानते हो, कि खानकाही रिश्ता है। फिर उस वक्त मुझे 2016 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी खानकाह मारेना में, उर्स कासमी में, सहाफ़त के हवाले से। तो वहाँ पर मदऊ किया गया था, तो लेटर हमारे पास मौजूद था। हमने कहा कि हम खानका में गए थे, तो कहा कि ठीक है, अब ताल्लुक़ आपका भी है और हम भी उन्हें पहचानते हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक़ अलीगढ़ से था और मेरे जो गाइड थे वो अलीगढ़ में पढ़ा चुके हैं, तो वो एक दूसरे को जानते थे। कहा कि ठीक है, आपके पास 2 दिन का वक्त है, 2 दिन में आप सिनॉप्सिस बनाकर लाइए। मैं सैटरडे को वापस आया, सैटरडे संडे 2 दिन हमने काम किया। डॉक्टर मुशाहिद साहब ने, ज़फ़रुद्दीन बरकाती साहब ने इसमें काफ़ी हेल्प किया। फिर सिनॉप्सिस तैयार हुआ, मंडे को जाके सबमिट किए। इस तरीके से सैयद मोहम्मद अशरफ साहब पर काम का आगाज़ होता है। और मेरा मौजू भी जो था, सैयद मोहम्मद अशरफ के फ़िक्शन में सूफियाना मरासिम और हिंदुस्तानी तहज़ीब का तकाबुली जायज़ा, यानी फ़िक्शन तो था लेकिन यहाँ पर भी सूफियाना मरासिम और वो हिंदुस्तानी तहज़ीब जो गंगा जमनी तहज़ीब कहलाती है, उसके संगम को हमने पेश करने की कोशिश की है। और इसको एनालिसिस किया है प्रोफेसर मोइज़ा कादरी, जो कि मुंबई से जिनका ताल्लुक़ है, और दूसरे जो है अलीक साहब जो है वो NCERT में प्रोफेसर है। तो जब इंटरव्यू हुआ तो बिहम्द तआला इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने कहा कि इस थीसिस को जल्द से जल्द मंजर आम पर आना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला थीसिस भी बहुत जल्द शाये होंगी। तो इस तरीके से अशरफ मियाँ पर काम का आगाज़ हुआ, वो रिजेक्ट होना, फिर सिलेक्ट होना, इस तरीके से। तो पहला सिनॉप्सिस किसी और टॉपिक पर था, दूसरा किसी और टॉपिक पर था। रिजेक्शन के बाद थर्ड टॉपिक पर इस तरीके से सैयद मोहम्मद अशरफ साहब पर काम हुआ। और हज़रत पर जो है एक काम MPhil का हुआ है पाकिस्तान में, एक काम अलीगढ़ में हुआ है, सद्दाम भाई ने काम किया है, वो PhD का काम किया है। और एक बच्ची ने अभी और एडमिशन लिया है, कोई फलाही नाम का है, अभी हफ्ते भर पहले उनका मुझे मैसेज था कि मैंने भी उन पर इनरोलमेंट करवाया है। तो कुछ काम पहले भी हो चुके हैं और अब भी बहुत सारे काम हो रहे हैं हज़रत पर। जी सर, सैयद मोहम्मद अशरफ मारहरवी पर कोई एक ऐसी बात, कोई उनकी ऐसी अदा जिससे आप बड़े मुतासिर हुए? सैयद मोहम्मद अशरफ साहब की सबसे ख़ास बात यही है कि असरी तालीम से वाबस्ता तो है, उन तकाज़ों को मलहूज़ रखते हुए वो जो अपने फ़िक्र फ़न में खानकाही मरासिम को पेश करते हैं। क्या बात है। वो यूँ नहीं लगता है कि किसी मखमल पर टाट का पेवन लगा दिया गया हो, ये मुलम्मा कारी कर दी गई हो। वो बाज़ाब्ता महसूस होता है कि मखमल पर यानी आबे ज़र से जो है वो काम किया गया हो। क्या बात। और जगह जगह पर आयतल कुर्सी का तज़किरा करना, सूरह इखलास का विर्द करना, बिस्मिल्लाह शरीफ के हवाले से, वो बुनियादी बातें, वो इखलाकी अक़दार, वो क़दरें जो हमारे मुआशरे से रुखसत हो रही है, उन तमाम तर चीज़ों को अपने अफसानों के ज़रिए से, नावलों के ज़रिए से हम तक पहुँचाने की कोशिश। आखिरी सवारिया एक मरसिया है, वो क़दरों का जो हमसे रुखसत हो रही है। और ये कह लीजिए कि ये हमारी जनरेशन जो है ये नोहा कर रही है उन कदरों का। इसके बाद जो जनरेशन आएंगे शायद तो वो उन कदरों से वो वाकफियत भी नहीं रखती होंगी। आखिरी सवारिया मैं तमाम नाजरीन से कहना चाहूँगा कि एक मरतबा उनका जो नावल है आखिरी सवारिया, आखिरी सवारियाँ जी 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 है ना, वो जो मंजर कशी की गई है, उन्होंने जो अपने आबा और अजदाद का जिक्र किया है, जो मुगलिया सल्तनत का जिक्र किया है, और ये कोई कहाँ सुनी बातें नहीं है। जब बहादुर शाह जफ़र को 1857 के बाद बैलगाड़ी पर बिठाकर एक मुगलिया शहजादे को रंगून लेकर जाया जा रहा था, तो उसका गुजर जो है वो मारेरा से हुआ था। अच्छा। तो इनके अहबाब ने झाड़ियों से वो झाड़ियों को हटाकर बहादुर शाह जफ़र की गुजरती हुई सवारी को देखा था। और ये वही आखिरी सवारी है जो हमारे सरज़मीन से रुखसत हो रही है। और वो पूरा जो नक्शा उन्होंने बताया है कि वो कौन कौन सी कदरें हैं, वो कौन कौन सी सवारी जो रुखसत हो रही है, वो बड़ा पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। एक तो उनका बयानिया नावल है ये, और एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, वो जो खानकाई मिजाज है उन्होंने ज़िक्र किया है, आखिरी सवारी में ज़िक्र किया है, जम्मों का ज़िक्र किया है, जमीला का ज़िक्र किया है, बतौर मुतकल्लिम के वो ख़ुद उसके अंदर एज ए कैरेक्टर मौजूद है। और वो ज़िक्र करते हैं कि एक तरफ नानी जान का घर है और एक तरफ नॉन मुस्लिम का घर है ना, मुस्लिम नॉन मुस्लिम अगल बगल में एक ही दीवार के साए में रह रहे, और दोनों का कुआं जो एक ही है, एक ही कुएं से दोनों
पानी पी रहे हैं। तुलसी का पौधा लगा हुआ है और दोपहर का वक्त हुआ चाहता है, पौधे में पानी डालना है, तो बाजू से आवाज़ आती है कि तुलसी में पानी डाल दीजिए। तो इधर से जो है ये कहा जाता है कि आज मैं पानी नहीं डाल सकती हूँ एहतराम के तौर पर, क्योंकि जो मखसूस अय्याम होते हैं ख़वातीन के वो जारी थे, तो एहतरामन। अब ये नहीं है कि चलो ठीक है हमारा मज़हब नहीं है तो हम डाल देते हैं, ऐसा नहीं है। अगर वो इस चीज़ की पासदारी कर रहे, अगर वो नहीं डाल रहे, वो ख़ुद भी तो डाल सकते हैं, लेकिन एहतरामन अगर वो नहीं डाल रहे तो इधर से भी यही कहा जाता है कि हम भी नहीं डाल सकते। और फिर वो जो मिला जुला संगम उन्होंने पेश किया है और बताने की कोशिश की है, इंसानियत को जो ज़िंदा उन्होंने किया है, वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। और वो खानकाही निज़ाम, वो खानकाही बातें जो है वो वाकई में एक आइडियल सिटीज़न बनाने के लिए जो है, एक आइडियल मुस्लिम बनाने के लिए बड़ी मुफीद और मुआविन वो साबित होंगी। और पूरा सीनेरियो इसी पस मंज़र में वो रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ता है। और इसी चीज़ को हमने थेसिस में पेश किया है कि यही हिंदुस्तानी तहज़ीब भी है और यही जो है सूफियाना मरासिम भी है। तो ये शाना बशाना एक दूसरे के साथ जो है आगे बढ़ते हैं। मामला यही है कि जैसे अभी मैंने जो नाम लिया, राजू कत्ताल शाह हुसैनी है, ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसो दराज है, उलमा ये करते हैं कि उलमा इनकी करामतों का तज़किरा करते हैं, है ना। और प्रोफेसर हज़रात यूनिवर्सिटियों में क्या करते हैं, चक्की नामा है, मौलूद नामा है, ये बता के गुजर जाते हैं। दोनों ये बताने की कोशिश करें कि ये सूफ़ी भी है और ये अदीब भी है, ये मुसन्निफ़ भी है, ये शायर भी है। इन्होंने सिर्फ़ दावत व तबलीग का काम नहीं किया, इन्होंने फ़रोग़ उर्दू के लिए भी जी जान से कोशिश की है। बहुत अच्छा पैगाम है सर, माशाअल्लाह। तो इस तरीके से ये अगर होता है तो वो जो आज गैप पैदा हो रहा है यानी पढ़े लिखों के दरमियान और सूफिया के दरमियान, है ना। हर कोई सूफ़ी को पसंद नहीं करता है। इमाम गज़ाली को लोगों ने सिर्फ सूफ़ी के तौर पर पेश किया, जबकि वो फ़लसफ़ी थे बिल्कुल। तो उनके फ़लसफ़ियाना ख़यालात को हम कब पेश करेंगे? तो ये उलमा का काम है, ये मदारिस के ज़िम्मेदारान का काम है कि अपने निसाब में कुछ अदबी किताबों को वो शामिल करें। और उसके लिए बहुत ज़्यादा निसाब बनाने की ज़रूरत नहीं है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, उनसे कुछ बात कर ली जाए। उनका निसाब इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा मियारी है, बहुत ज़्यादा उम्दा है। या उस्मानिया यूनिवर्सिटी का क़याम किस लिए हुआ था? उस्मानिया यूनिवर्सिटी के क़याम से पहले एक दारुत तर्जमा बनाया गया था, सिर्फ इस मकसद से कि जो भी इल्म फ़न होगा हम उर्दू ज़ुबान में इस यूनिवर्सिटी में सिखाएंगे। लेकिन चूँकि उर्दू में किताबें मौजूद नहीं थी तो पहले दारुत तर्जमा बनाया गया, जहाँ पर इल्म फ़न की किताबों को उर्दू में तर्जमा किया गया और बाद में यूनिवर्सिटी को बनाया गया। लेकिन वो जो सानिया का जिक्र मैंने इब्तिदा में किया था कि पूरा मिलिट्री का एक्शन होता है, तो वहाँ पे फिर बाद में उस यूनिवर्सिटी का जो मीडियम था उर्दू के बजाय वो तब्दील कर दिया गया। लेकिन उसकी किताबें आज भी मौजूद है और उसमें काम किसने किया है? इतने बड़े बड़े नाम है उसमें तर्जमा के शोबे में काम करने वालों के, तो उन किताबों को ले लिया जाए, एक लेक्चर यहाँ पर वो बढ़ा दिया जाए, ताकि एक आलिम जब इन लोगों को पढ़े तो पढ़ने के बाद इनकी अदबी जो सरगर्मियाँ है उससे भी वाक़फ़ियत हासिल करे और अपने खुतबात में, अपने बयानात में वो इन चीज़ों को बताने की कोशिश करें। तो इससे वो जो गैप है वो कुछ हद तक दूर हो सकता है। सर, ये आखिरी सवारियाँ जिसका आपने अभी ज़िक्र किया, ये दस्तयाब है या नहीं? कोई हासिल करना चाहे तो किस तरह से वो हासिल करेगा? आखिरी सवारियाँ तो अर्शिया पब्लिकेशन के ज़रिए से शाये हुई है और मुख्तलिफ़ मकतबों पर दस्तयाब है। उनके जो अफसाने हैं, डार से बिछड़े है, बाद सबा का इंतज़ार है, उसको भी अब जो है वो कुल्लियात की शक्ल में निस्फ़ सदी का किस्सा इस नाम से वो मंजर आम पर। उनका एक वो है एक अफसाना आखिरी बनबास। अब देखो एक IRS ऑफिसर है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है, लेकिन खानका की ज़िम्मेदारी भी है। 1992 का मामला भी हो चुका है, बाबरी मस्जिद को शहीद भी कर दिया गया है। उधर डिपार्टमेंट का तकाज़ा ये है कि खामोश रहिए, खानका का तकाज़ा ये है कि जो दिल में आग लगी है उसका इजहार भी कीजिए। तो एक अफसाना कलमबंद करते आखिरी बनबास, और उसमें वो एक किरदार के ज़रिए से बताते हैं कि दुनिया में राम उस वक्त तक मौजूद रहेंगे, पुरुषोत्तम राम उस वक्त तक मौजूद रहेंगे जब तक मर्यादा मौजूद रहेंगी, और जिस दिन मर्यादा का ख़त्मा हो जाएगा उस दिन वो रुखसत हो जाएंगे। तो वो जो अलामती और इस्तिआराती ज़ुबान में वो जो अफसाना उन्होंने कलमबंद किए, मेरे ख़्याल से आम कारी शायद समझ भी नहीं पाए जिस नुक्ते की वजाहत वो करना चाहते हैं। लेकिन यही उनकी ख़ास बात है कि वो इंतज़ामिया के अहकाम पर भी अमल कर रहे हैं और खानकाई निज़ाम को भी साथ साथ लेकर चल रहे हैं। तो ये पूरी रमक उनके अफसानों में और नावलों में आपको जा बजा नज़र आएंगी। सर, एक पर्सनल सवाल और हो जाए, खाने में क्या पसंद करते हैं? हॉबीज़ क्या है?
खाना तो अपने परहेजी आदमी है, पहले ही जिक्र किया, 6-7 ऑपरेशन हो चुके हैं जी। तो ऑपरेशन वालों को तो पहले ही ये मत खाओ वो मत खाओ, है ना। जैसे बेसन की चीज़ें जो होती है वो मना कर दी जाती है, या मुझे नहीं पता उसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, बयाला वगैरह कुछ ऐसा बोलते हैं, जैसे बैगन वगैरह है या कोई सब्ज़ी वगैरह होती है जिससे इचिंग वगैरह होती है, जो टाके वगैरह होते हैं, इरिटेशन जिससे होता है, उन चीज़ों को। बाकी ये है कि खाने के शौकीन तो 2 ही शौक है, एक पहनने के, खाने का। ट्रैवल का भी शौक आपको? हाँ, बस यही है, और वो ज़रूरी भी है क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाना, तो कहीं ऐसा ना हो कि मंटो की तरह हम भी पागल खाने पहुँच जाएं। तो वो उस चीज़ से निकलने के लिए यही है, थोड़ा सा ज़रूरी, हाँ, थोड़ा सा आउटिंग हो जाए कुछ। और ये तो बाद मरतबा तकाजा भी होता है, कैमरे का तकाजा होता है कि ये तो पहनना ही है। सही। और खाने पीने में यही है, जो मिल गए खा लिए, कम खाना है लेकिन अच्छा खाना है, उम्दा खाना है। जी जी जी, ये माशाल्लाह सर ने तमाम सवालों के बड़े खूबसूरत जवाबात दिए, बल्कि तवक्को से ज़्यादा जितनी उम्मीद थी और जो दौरानिया हमने रखा था शायद उससे ज़्यादा हो गया है। और सर आपका बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करेंगे, बड़े हम आपके मशकूर हैं। शुक्रिया आपका कि आपने इस लायक व फायक समझा कि आपके पॉडकास्ट में हम कुछ नाज़रीन से गुफ्तगू कर सकें। ना सर, ऐसा नहीं, आपकी ये बड़ी करम नवाजी, आपने बहुत अहम वक्तों में से बहुत अपना समझे कि क्वालिटी टाइम आपने हमें दिया है। और बहुत सारे सवालात हैं अभी भी, लेकिन हम उससे सरफ़ नज़र करते हैं, इसलिए कि इंशाल्लाह ताला मज़ीद आगे फिर कभी कोई मौका रहा, कोई वक्त मिला तो इस पॉडकास्ट का हम सेकंड पार्ट बनाएंगे और उन सारे सवालों को इंशाल्लाह ताला उसमें कवर करेंगे। मिलते हैं फिर किसी पॉडकास्ट में किसी मशहूर शख्सियत, किसी ऐसी शख्सियत के साथ जिनकी बातों को सुनकर हमारे इल्म में इजाफ़ा हो सके, हम कुछ सीख सके जिनसे। तब तक के लिए आप अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखें। दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।